दिस इज एस वीडियोस, जहां हर स्टोरी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है, जहां एंटरटेनमेंट मिलता है इमोशन से और हर वीडियो बनाती है एक यादगार सफर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। वेलकम टू एस वीडियोस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो में इस्तेमाल की गई सारी मटेरियल्स, इमेजेस और ऑडियो उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स के अधिकार में हैं। हम किसी भी कॉपीराइटेड कंटेंट को क्लेम नहीं करते। कल की तबाही और जीत के बाद आज का दिन आदर्श विद्या मंदिर में सामान्य होना चाहिए था, लेकिन सामान्य शब्द और रुद्र की जिंदगी का अब कोई मेल नहीं बचा था। सुबह के 8 बज रहे थे। रुद्र अपनी क्लास में अपनी पसंदीदा आखिरी सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। क्लास में शोर मचा हुआ था। हर कोई कल के मैच और उस हरे भेड़िए यानी शेरों की बातें कर रहा था। चिराग रुद्र की डेस्क पर चढ़ा हुआ था। भाई रुद्र, मान गए तेरे कुत्ते को। मुझे तो लगता है वो कुत्ता नहीं, कोई एलियन है। क्या वो सच में बिस्किट खाता है या यूरेनियम? रुद्र ने सिर हिलाया। बस पुराना पेडिग्री खाता है। एक्सपायरी डेट निकल गई थी, शायद इसलिए रिएक्शन हो गया। तभी क्लास टीचर आचार्य खन्ना अंदर आए। सब अपनी सीट पर बैठ जाओ। आचार्य ने डस्टर मेज पर पटका। आज हमारे स्कूल में एक नया छात्र आया है। उसका ट्रांसफर बहुत ही विशेष कोटे यानी स्पेशल कोटा से हुआ है। शांत रहो और उसका स्वागत करो। दरवाजा खुला। क्लास में एक लड़का दाखिल हुआ। वो लड़का दिखने में बहुत ही अजीब और सुंदर था। उसका रंग एकदम सफेद था, जैसे उसने कभी धूप ना देखी हो। उसकी आंखें गहरी हरी थीं और बाल जेट ब्लैक थे। वो ऐसे चल रहा था जैसे वो जमीन पर तैर रहा हो, बिल्कुल सांप की तरह। लड़के ने क्लास की तरफ देखा और अपनी जीभ से होठों को चाटा। उसकी जीभ थोड़ी सी, सिर्फ थोड़ी सी दो मुही लग रही थी, जिसे उसने जल्दी से अंदर कर लिया। ये और कोई नहीं, वही प्राचीन काल सर्प था जिसने कल स्टेडियम हिला दिया था। अब उसने एक इंसान का रूप ले लिया था। आचार्य खन्ना ने पूछा, बेटा अपना नाम बताओ। लड़के ने एक गहरी फुफकारती हुई आवाज में कहा, मेरा नाम नागेश है। मैं पाताल, मेरा मतलब पटना से आया हूं। पूरी क्लास उसे घूर रही थी। नागेश की नजरें क्लास में घूमी और सीधे रुद्र पर जाकर रुक गईं। नागेश की आंखों में डर और श्रद्धा दोनों थे। वो तेजी से लगभग दौड़ते हुए रुद्र के पास आया और उसकी बगल वाली खाली सीट पर धड़ाम से बैठ गया। चिराग ने अजीब नजरों से देखा। अरे भाई, वहां क्यों बैठे? वहां बहुत धूप आती है। नागेश ने रुद्र की तरफ झुककर बहुत ही धीमी आवाज में, ताकि सिर्फ रुद्र सुन सके, कहा, प्रणाम स्वामी, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ये तुच्छ सेवक नागेश आपकी सेवा में हाजिर है। क्या मैं आपके पैर दबा दूं? रुद्र ने माथे पर हाथ मारा। हे भगवान, ये तो गले ही पड़ गया। रुद्र ने दांत पीसते हुए बिना होंठ हिलाए यानी टेलीपैथी से कहा, चुपचाप बैठो, यहां कोई स्वामी सेवक नहीं है, हम क्लासमेट्स हैं। अगर तुमने कोई भी नागिन डांस या जादुई हरकत की तो मैं तुम्हारी पूंछ की गांठ बांध दूंगा, समझ गए? नागेश कांप गया। जी स्वामी, मतलब जी दोस्त। लंच ब्रेक हुआ। रुद्र, चिराग और नागेश कैंटीन में बैठे थे। नागेश को बहुत भूख लगी थी। वो एक सांप था, इसलिए उसे इंसान का खाना समझ नहीं आ रहा था। उसने कैंटीन वाले से 10 कच्चे अंडे खरीदे। चिराग ने पूछा, भाई नागेश, कच्चे अंडे बॉडी बिल्डिंग करते हो क्या? नागेश ने एक अंडा उठाया और छिलके समेत पूरा निगल लिया। चिराग का मुंह खुला रह गया। यार, तू तो छिलका भी नहीं उतारता। नागेश ने मासूमियत से रुद्र को देखा। रुद्र ने टेबल के नीचे नागेश के पैर पर जोर से लात मारी। आह! नागेश चिल्लाया। मेरा मतलब हाँ, कैल्शियम, छिलके में बहुत कैल्शियम होता है। तभी कैंटीन में एक अनाउंसमेंट हुई, रुद्र, F क्लास का छात्र रुद्र तुरंत प्रिंसिपल ऑफिस में रिपोर्ट करे। रुद्र का दिल बैठ गया। अब क्या हो गया? रुद्र ने अपना टिफिन बंद किया और नागेश से कहा, तुम यहीं रुको और खबरदार अगर किसी को निगला तो। रुद्र प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचा। वहां का माहौल बहुत गंभीर था। प्रिंसिपल अपनी कुर्सी पर पसीने से लथपथ बैठे थे और उनके सामने वाली कुर्सी पर एक बहुत ही स्मार्ट और सख्त दिखने वाली महिला बैठी थी। उसने ग्रे रंग का सूट पहना था और आंखों पर काला चश्मा था। ये अदिति राव थीं, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA की अधिकारी। प्रिंसिपल ने कांपती हुई आवाज में कहा,
रुद्र, ये मैडम तुमसे कुछ पूछना चाहती हैं। अदिति ने अपना चश्मा उतारा। उसकी नजरें बाज के जैसे तेज थीं। बैठो रुद्र, उसने आदेश दिया। रुद्र धीरे से कुर्सी पर बैठा। उसने अपनी सबसे मासूम और बेवकूफ वाली शक्ल बनाई। जी मैम, क्या मैंने कोई होमवर्क नहीं किया? अदिति ने टेबल पर एक टैबलेट रखा। उसमें एक वीडियो चल रहा था, स्टेडियम की छत का वीडियो, जहां रुद्र ने 4 हत्यारों को ग्रेविटी से दबाया था और फिर कूदा था। अदिति ने वीडियो रोका। रुद्र, ये तुम हो, अदिति ने कहा। हमें पता है कि तुम्हें एक साधारण छात्र नहीं हो। तुम्हारा आत्मिक शक्ति स्तर 5 नहीं बल्कि 50,000 से भी ज्यादा हो सकता है। सरकार चाहती है कि तुम हमारे लिए काम करो। रुद्र ने वीडियो देखा, फिर उसने अदिति को देखा। मैम, ये वीडियो एडिटेड है। आजकल डीप फेक का जमाना है। मैं तो सीढ़ियों से डरता हूं, छत से क्या कूदूंगा। मेरा पावर लेवल सच में 5 है। आप मशीन से चेक कर लीजिए। अदिति को रुद्र के जवाब की उम्मीद थी। उसने अपनी जेब से एक अजीब सा यंत्र निकाला। ये एक सत्य गांठ था। अगर कोई झूठ बोलता है तो ये लाल हो जाता है। ठीक है, अदिति ने कहा। अपना हाथ इस गोले पर रखो और कहो कि तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। रुद्र फंस गया। ये सरकारी टेक्नोलॉजी थी, इसे धोखा देना मुश्किल था। रुद्र ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने गोले को छुआ, उसने अपनी उंगली से एक बहुत ही बारीक भ्रमजाल उस गोले के सर्किट में डाल दिया। रुद्र ने कहा, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। गोला एक पल के लिए चमका और फिर हरा हो गया, यानी सच। अदिति हैरान रह गई। हरा? लेकिन यह कैसे हो सकता है? मेरी आंखों ने देखा था। अदिति ने गोला हिलाकर देखा। क्या ये मशीन खराब है? रुद्र ने मन में राहत की सांस ली। जादू वर्सेस टेक्नोलॉजी, जादू जीत गया। रुद्र ने कहा, मैम, शायद आपको गलत फहमी हुई है। मैं बस एक नूडल्स प्रेमी हूं। क्या मैं जा सकता हूं? मेरी क्लास चल रही है। अदिति ने रुद्र को घूर कर देखा। उसे अभी भी यकीन नहीं था, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। ठीक है, तुम जा सकते हो, अदिति ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन याद रखना रुद्र, मेरी नजर तुम पर है। अगर मुझे एक भी सबूत मिला तो मैं सीधे मिलिट्री बेस ले जाऊंगी। रुद्र ऑफिस से बाहर निकला। उसकी पीठ पसीने से भीगी थी। उफ, बाल बाल बचा। ये औरत खतरनाक है। जब रुद्र स्कूल की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि स्कूल के कॉरिडोर में हंगामा मचा हुआ है। भीड़ जमा थी। बीच में विक्रम खड़ा है और वो नागेश को, नया छात्र को, परेशान कर रहा है। विक्रम नागेश का कॉलर पकड़कर कह रहा था, ओए नए लड़के, तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? तुझे पता नहीं मैं स्कूल का राजा हूं। नागेश, जो असल में एक दानव था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें पतली होकर सांप जैसी होने लगी थीं। वो विक्रम को डसने ही वाला था। रुद्र ने दूर से ये देखा। अरे नहीं, अगर नागेश ने विक्रम को डस लिया तो विक्रम का शरीर नीला पड़ जाएगा और पोल खुल जाएगी कि नागेश सांप है। रुद्र को तुरंत कुछ करना था। रुद्र ने कॉरिडोर में लगे फायर अलार्म की तरफ देखा। उसने अपनी उंगली से इशारा किया। ट्रिंग! फायर अलार्म जोर जोर से बजने लगा। पानी के फव्वारे छत से चलने लगे। सब भीग गए। विक्रम हड़बड़ा गया और उसने नागेश को छोड़ दिया। भागो, आग लग गई! छात्र इधर उधर भागने लगे। इस अफरा तफरी में रुद्र नागेश के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए ले गया। बेवकूफ, इंसानों को मारना मना है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें अहिंसा का पालन करना होगा। नागेश ने भीगते हुए कहा, मालिक, वो मुझे छू रहा था। मुझे खुजली हो रही थी। अगली बार मैं उसे निगलूंगा नहीं, बस थोड़ा सा जहर थूक दूंगा। बिल्कुल नहीं, रुद्र ने कहा। शाम को छुट्टी के समय जब रुद्र स्कूल गेट से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि अदिति राव अपनी कार में बैठी उसे ही देख रही थी और दूसरी तरफ स्कूल की छत पर एक और परछाई खड़ी थी। ये छाया संघ का लीडर अंधकार था। अंधकार ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, सरकारी जासूस भी उसके पीछे है। मजा आएगा। अब समय आ गया है ऑपरेशन ब्लैकआउट शुरू करने का। हम पूरे शहर की बिजली काट देंगे और अंधेरे में रुद्र को उठा लेंगे। रुद्र को अभी पता नहीं था कि आज रात शहर में अंधेरा छाने वाला है और अंधेरे में उसकी ताकत को छिपाना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी आंखें अंधेरे में सुनहरी रोशनी देती हैं। क्या रुद्र ऑपरेशन ब्लैकआउट से बच पाएगा? और नागेश यानी नागराज बिजली जाने पर क्या करेगा? सांपों को अंधेरा पसंद है। रात के 9 बज रहे थे। शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था। रुद्र अपने घर के सोफे पर लेटा टीवी देख रहा था। उसकी माँ सविता जी किचन में रोटियां बना रही थीं और पिताजी न्यूज़ चैनल पर चिल्ला रहे नेताओं को देख रहे थे।
ये एक बहुत ही सामान्य भारतीय घर का नज़ारा था। लेकिन शहर के पावर ग्रिड स्टेशन पर कुछ सामान्य नहीं हो रहा था। छाया संघ के एजेंटों ने पावर स्टेशन पर कब्जा कर लिया था। लीडर अंधकार ने अपने वॉकी टॉकी पर आदेश दिया, ऑपरेशन ब्लैकआउट शुरू करो। एजेंट ने मुख्य स्विच नीचे गिरा दिया। क्लिक। अगले ही पल पूरे शहर की बत्तियां गुल हो गईं। स्ट्रीट लाइट्स बुझ गईं, घरों के पंखे रुक गए। पूरा शहर घुप अंधेरे में डूब गया। सिर्फ आसमान में चांद और तारे चमक रहे थे। रुद्र के घर में भी अंधेरा छा गया। अरे, ये बिजली को क्या हुआ? अभी तो बिल भरा था, पिताजी ने झुंझलाते हुए कहा। रुद्र, जरा बाहर जाकर देख, क्या पूरे मोहल्ले की लाइट गई है या सिर्फ हमारी? मां ने किचन से आवाज लगाई। रुद्र ने खिड़की से बाहर झांका। पूरा शहर काला पड़ा था। पूरे शहर की गई मां, रुद्र ने कहा। लेकिन रुद्र की आंखें अंधेरे में धोखा नहीं खाती थीं। उसकी दिव्य दृष्टि सक्रिय हो गई। उसने देखा कि अंधेरे का फायदा उठाकर काले कपड़ों में लिपटे हुए 20 हत्यारे उसके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। वे दीवारों पर छिपकली की तरह चढ़ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, रुद्र ने यह भी देखा कि घर के बाहर एक कार में बैठी अदिति राव, सरकारी जासूस, ने अपना नाइट विजन चश्मा पहन लिया है और वो पिस्तौल निकालकर रुद्र के घर की तरफ दौड़ रही है। रुद्र ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, एक तरफ हत्यारे, दूसरी तरफ पुलिस और अंदर मम्मी जो मोमबत्ती ढूंढ रही हैं। अगर मम्मी ने इन गुंडों को देख लिया या अदिति ने मुझे जादू करते देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। रुद्र ने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने अपने कुत्ते शेरू को लात मारकर जगाया। शेरू, काम पर लग जाओ। मम्मी पापा को बेडरूम से बाहर मत आने देना। दरवाजा जाम कर दो या कुछ भी करो। शेरू ने सलाम ठोका और दौड़कर माता पिता के कमरे के दरवाजे के बाहर लेट गया ताकि वो ना खुल सके। अब रुद्र अपने कमरे में अकेला था। तभी उसकी खिड़की पर खटखट हुई। खिड़की खुली और एक लंबा पतला साया अंदर आया। स्वामी, मैं आ गया। ये नागेश था। नागेश की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। स्वामी, मैंने देखा कि शहर की लाइट चली गई है। सांपों को अंधेरा पसंद है। मुझे लगा आपको डर लग रहा होगा तो मैं लूडो लेकर आ गया। नागेश ने अपनी जेब से लूडो का बोर्ड निकाला। रुद्र ने अपना माथा पीट लिया। अबे यार, यहां हमला होने वाला है और तुझे लूडो खेलनी है। तभी कमरे का दरवाजा और खिड़की एक साथ टूटे। 4 हत्यारे कमरे में कूद पड़े। उनके हाथों में चमकती हुई तलवारें थीं। रुद्र, हमारे साथ चलो, वरना। लीडर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हिस्स। नागेश ने अपनी गर्दन घुमाई। उसकी इंसान जैसी आंखों की पुतलियां खड़ी लकीर जैसी हो गईं। नागेश ने गुस्से में कहा, बदतमीज, दिख नहीं रहा हम लूडो खेलने की तैयारी कर रहे हैं? एक हत्यारे ने नागेश पर तलवार चलाई। नागेश ने अपना मुंह खोला और इंसान के जबड़े से भी बड़ा मुंह खोलकर उस हत्यारे की तलवार को दांतों से पकड़ लिया। कड़ कड़। नागेश ने लोहे की तलवार को पापड़ की तरह चबा लिया। हत्यारे सन्न रह गए। ये लड़का क्या चीज है? रुद्र ने नागेश को इशारा किया। इन्हें मारना मत, बस बेहोश करो और जल्दी करो, वो जासूस औरत ऊपर आ रही है। नागेश ने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसने हवा में एक हल्का सा जहरीला धुआं, पैरालाइजिंग मिस्ट छोड़ दिया। धुआं उन 4 हत्यारों की नाक में गया। अरे, मुझे नींद आ रही है। धड़ाम 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 धड़ाम। 4 हत्यारे एक के ऊपर एक गिर गए। शाबाश, रुद्र ने कहा, अब इन्हें अलमारी में ठूंस दो। लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। बालकनी से 10 और हत्यारे अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और नीचे के गेट से अदिति राव घर में घुस चुकी थीं। अदिति सीढ़ियां चढ़ रही थीं। रुद्र ने सोचा, अगर मैंने अपनी शक्ति इस्तेमाल की तो अदिति को एनर्जी सिग्नेचर मिल जाएगा। मुझे बिना जादू के लड़ना होगा। रुद्र ने अपने कमरे में पड़े कंचे उठाए। उसने उन्हें जमीन पर बिखेर दिया। जैसे ही बालकनी से हत्यारे अंदर कूदे, उई मां! वे कंचों पर फिसले और हवा में उड़ते हुए सीधे दीवार से जा टकराए। रुद्र ने अंधेरे में अपनी उंगलियों से हवा को ऐसे निर्देशित किया कि गिरते हुए हत्यारे एक दूसरे से टकरा जाएं। ये किसी कॉमेडी फिल्म जैसा सीन था। एक हत्यारा दूसरे पर गिरा, दूसरा तीसरे पर और तीसरा सीधा अलमारी के अंदर जा गिरा, जहां पहले से 4 बेहोश पड़े थे। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला। रुद्र, हाथ ऊपर करो, मैं अदिति राव, NSA। अदिति ने टॉर्च लेकर कमरे में घुसी। अदिति ने टॉर्च की रोशनी कमरे में घुमाई। उसने जो नज़ारा देखा उसका दिमाग चकरा गया। कमरे के एक कोने में एक के ऊपर एक 10-12 काले कपड़े पहने आदमी बेहोश पड़े थे। उनका ढेर लगा हुआ था और कमरे के बीच में एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती के एक तरफ रुद्र बैठा था और दूसरी तरफ नागेश।
दोनों के बीच में लूडो का बोर्ड रखा था। रुद्र ने अदिति की तरफ देखा और बहुत ही मासूमियत से कहा, अरे मैम, आप भी लाइट जाने से परेशान हैं? आइए ना, हम लूडो खेल रहे हैं, नागेश जीत रहा है। अदिति ने अपनी गन नीचे नहीं की। उसने उन बेहोश आदमियों की तरफ इशारा किया। और वो लोग कौन हैं? और वो वहां बेहोश क्यों पड़े हैं? रुद्र ने उन गुंडों की तरफ देखा जैसे उसे पता ही ना हो। ओ, वो पता नहीं मैम, ये लोग खिड़की से कूद कर आए थे, शायद चोर थे, लेकिन यहाँ इतना अंधेरा था कि ये सब मेरे कंचों पर फिसल गए और दीवार से टकरा गए। बड़े ही अनाड़ी चोर थे। मैंने तो पुलिस को फोन करने की सोची थी, पर नेटवर्क नहीं आ रहा। नागेश ने भी अपनी दो मुही जीभ अंदर छुपाते हुए कहा, जी मैम, मैं तो बस अपनी गोटी चल रहा था, तभी धड़ाम धड़ाम हुआ। मुझे तो बहुत डर लगा। क्या मैं एक और अंडा खा सकता हूँ? अदिति ने उन बेहोश हत्यारों के पास जाकर चेक किया। वे छाया संघ के एलीट एजेंट थे, ऐसे एजेंट जो ट्रेनिंग में हजारों तरह की मार झेलते हैं। और रुद्र कह रहा है कि वे कंचों पर फिसल गए। रुद्र ने अदिति की आंखों में देखा। तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो रुद्र? ये ट्रेंड किलर हैं, ये कंचों से बेहोश नहीं होते। रुद्र ने कंधा उचकाया। मैम, किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। शायद आज इनका दिन खराब था। तभी नीचे से लाइट आ गई। शहर की बिजली वापस आ गई थी। शायद सरकार ने बैकअप शुरू कर दिया था। पंखे चलने लगे। रुद्र के माता पिता का दरवाज़ा, जो शेरू ने जाम किया था, अब खुल गया। रुद्र, तो ठीक है? सविता जी दौड़ते हुए ऊपर आईं। जैसे ही उन्होंने कमरे में पुलिस वाली और बेहोश गुंडों को देखा, वे चीख पड़ी, हाय राम, मेरे घर में लाशें! रुद्र, ये सब क्या है? रुद्र ने जल्दी से कहा, माँ, ये चोर थे और ये पुलिस वाली मैम ने इन्हें पकड़ा है। देखो, मैम ने हमें बचा लिया। थैंक यू मैम। रुद्र ने पूरा इल्जाम यानी क्रेडिट अदिति पर डाल दिया। सविता जी ने राहत की सांस ली और दौड़कर अदिति के हाथ पकड़ लिए। धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम ना होती तो आज मेरे बेटे का क्या होता? रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अदिति फंस गई थी। वे रुद्र को गिरफ्तार करने आई थीं, लेकिन अब वे हीरो बन गई थीं। वे मना भी नहीं कर सकती थीं। अदिति ने रुद्र को घूर कर देखा। रुद्र उसके पीछे खड़ा होकर धीरे से मुस्कुरा रहा था और थम्स अप दिखा रहा था। अदिति ने मन में सोचा, ये लड़का बहुत चालाक है। इसने मुझे मेरी ही गेम में हरा दिया, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। पुलिस आई और उन बेहोश हत्यारों को ले गई। नागेश को घर भेज दिया गया, हालांकि वे जाना नहीं चाहता था। अदिति चाय पीकर चली गई, लेकिन जाते जाते उसने रुद्र के कान में कहा, अगले हफ्ते स्कूल का सर्वाइवल कैंप है, घने जंगल में। वहाँ कोई दीवारें नहीं होंगी, कोई माँ बाप नहीं होंगे। वहाँ मैं देखूंगी कि तुम अपनी सच्चाई कैसे छुपाते हो। रुद्र ने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ा। सर्वाइवल कैंप? जंगल? मतलब मच्छर, कीड़े और टेंट में सोना? हे भगवान, मेरी साधारण जिंदगी का क्या होगा? तभी शेरू बिस्तर के नीचे से निकला। उसके मुंह में एक काला कपड़ा था। मालिक, इन हत्यारों की जेब से मुझे ये नक्शा मिला है। छाया संघ भी उसी जंगल में अपना बेस बना रहा है जहां आपका कैंप होने वाला है। रुद्र की आंखें खुल गईं। मतलब जंगल में पिकनिक नहीं, युद्ध होने वाला है। रुद्र ने छत की तरफ देखा। लगता है मुझे अपनी काष्ठ तलवार को वापस निकालना पड़ेगा। जंगल में शेर का शिकार करने का मजा ही कुछ और है। क्या रुद्र जंगल के सर्वाइवल कैंप में अपने दोस्तों और अपनी पहचान को बचा पाएगा? और छाया संघ ने जंगल में क्या जाल बिछाया है? आज का दिन आदर्श विद्या मंदिर के छात्रों के लिए बहुत बड़ा था। स्कूल के गेट पर 5 पीली बसें खड़ी थीं। सभी छात्र अपने बड़े बड़े बैग लेकर तैयार थे। वे काल वन जा रहे थे, एक ऐसा जंगल जो अपनी रहस्यमयी घटनाओं और जंगली स्पिरिट बीस्ट्स के लिए जाना जाता था। रुद्र सबसे आखिरी बस में चढ़ा। उसका चेहरा लटका हुआ था। यार, छुट्टी के दिन जंगल जाना किसको अच्छा लगता है? वहाँ न टीवी है, न वाईफाई और न ही नूडल्स की दुकान। रुद्र ने बड़बड़ाया। रुद्र ने खिड़की वाली सीट पकड़ी और सोने की तैयारी करने लगा। तभी उसके बगल में नागेश यानी नागराज आ बैठा। नागेश ने स्वेटर, मफलर और टोपी पहन रखी थी, जबकि बाहर 40 डिग्री की गर्मी थी। रुद्र ने पूछा, नागेश, ये क्या हुलिया है? कश्मीर जा रहे हैं क्या? नागेश ने कांपते हुए कहा, स्वामी, बस में एसी चल रहा है। हम सांपों को ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं होती। मेरा खून जम रहा है। अगर मैं बेहोश हो जाऊं तो कृपया मुझे अपनी जेब में रख लेना। रुद्र ने माथा पीटा। ड्रामेबाज कहीं का। तभी बस के आगे वाली सीट पर अदिति राव यानी सरकारी जासूस आकर बैठ गई। आज वो पुलिस की वर्दी में नहीं, बल्कि कैंप इंस्ट्रक्टर की टी-शर्ट में थी। उसने पीछे मुड़कर रुद्र को देखा और अपनी उंगलियों से इशारा किया, मैं तुम्हें देख रही हूं। रुद्र ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और खर्राटे लेने का नाटक करने लगा। बस चल पड़ी।
सफर लंबा था। छात्र अंताक्षरी खेल रहे थे। विक्रम सबसे आगे खड़ा होकर बेसुरा गाना गा रहा था। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। पीछे की सीट पर नागेश की हालत खराब हो रही थी। सांपों को बस के झटके भी बर्दाश्त नहीं होते। नागेश का चेहरा हरा पड़ गया था। स्वामी, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे उल्टी आ रही है। रुद्र घबरा गया। अबे नहीं, अगर तूने यहाँ उल्टी की तो जहर निकलेगा और पूरी बस बेहोश हो जाएगी। कंट्रोल कर भाई, कंट्रोल। रुद्र ने चुपके से अपनी उंगली नागेश की गर्दन पर रखी और थोड़ी सी हीलिंग एनर्जी उसके अंदर भेजी। नागेश को तुरंत आराम मिल गया। आह, धन्यवाद स्वामी। अब मुझे भूख लगी है, क्या मैं विक्रम को खा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, रुद्र ने डांटा। 4 घंटे बाद बस जंगल के किनारे रुकी। जगह का नाम था भैरव घाटी। यहाँ के पेड़ काले रंग के थे और आसमान बादलों से ढका हुआ था। जंगल से अजीबोगरीब जानवरों की आवाजें आ रही थीं। सभी छात्र बस से उतरे। अदिति राव ने सीटी बजाई। सुनो सब लोग, अगले 3 दिन तुम्हें इसी जंगल में रहना है। तुम्हारे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होगा। तुम्हें अपना खाना खुद ढूंढना है और टेंट खुद लगाने हैं। अदिति ने एक और बात जोड़ी, और हाँ, इस जंगल में बी क्लास के दानव जानवर भी घूमते हैं। अगर जान प्यारी है तो सुरक्षा घेरे से बाहर मत जाना। छात्रों को टीमों में बांटा गया, और जैसे कि रुद्र की किस्मत थी, उसकी टीम में सबसे अजीब लोग थे। रुद्र, जो कुछ नहीं करना चाहता। रिया, जो रुद्र की जासूसी करना चाहती है। विक्रम, जो लीडर बनना चाहता है। नागेश, जिसे हर चीज़ खानी है। चिराग, जो सिर्फ डरता रहता है। विक्रम ने तुरंत कमान संभाली। सुनो टीम, मैं कैप्टन हूँ। हम सबसे अच्छी जगह टेंट लगाएंगे। मेरे पीछे आओ। वे जंगल में थोड़ा अंदर गए। शाम होने वाली थी। विक्रम ने एक बड़ा सा पेड़ देखा। हम यहाँ टेंट लगाएंगे। रुद्र ने उस पेड़ को देखा। उसकी दिव्य दृष्टि ने तुरंत बता दिया कि वो कोई साधारण पेड़ नहीं है। वो एक मांसाहारी बरगद है जो सो रहा है। अगर उसके नीचे टेंट लगाया तो रात को वो पेड़ उन्हें नाश्ते में खा जाएगा। रुद्र ने धीरे से कहा, विक्रम भाई, मुझे लगता है वहाँ बहुत मच्छर होंगे। वहाँ उस खुली जगह पर लगाते हैं। विक्रम चिल्लाया, चुप रहे एफ क्लास, मुझे मत सिखा। रुद्र ने सोचा, ठीक है भाई, मरो। लेकिन फिर उसने रिया को देखा। रिया उस पेड़ के पास जा रही थी। यार, इसे बचाना पड़ेगा, रुद्र ने सोचा। रुद्र ने अपनी जेब से एक छोटा कंकड़ निकाला और चुपके से उस पेड़ की जड़ पर मारा। पेड़ को दर्द हुआ, भले ही वो सो रहा था। पेड़ की एक डाली अचानक हिली और उसने विक्रम के सिर पर एक जंगली फल गिरा दिया। टप! विक्रम चिल्लाया, आह, कौन मारा? फिर पेड़ की डालियां हिलने लगीं, जैसे वो अंगड़ाई ले रहा हो। विक्रम और चिराग की चीख निकल गई। भूत, भूत या पेड़! सब वहां से भाग खड़े हुए और उसी खुली जगह पर आए जहां रुद्र ने कहा था। विक्रम हाँपते हुए बोला, मैंने फैसला बदल दिया। हम यहीं रुकेंगे। वहां की वास्तु ठीक नहीं थी। रात हो गई। छात्रों ने आग जलाई। अब समस्या थी खाने की। किसी के पास खाना नहीं था। अदिति राव ने कहा था, अपना शिकार खुद करो। विक्रम ने एक नुकीली लकड़ी उठाई। मैं जा रहा हूं शिकार करने, मैं हिरन लेके आऊंगा। 10 मिनट बाद विक्रम वापस आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और पीछे मधुमक्खियां पड़ी थीं। वो खाली हाथ था। सब भूखे बैठे थे। रुद्र ने अपने बैग में हाथ डाला। उसने घर से लाते वक्त बैग में स्पेस मैजिक लगा दिया था, जिससे उसका बैग अंदर से एक गोदाम जितना बड़ा था। रुद्र ने बैग से नूडल्स के 5 पैकेट निकाले, एक पतीला, पानी की बोतलें और मसाले का डिब्बा निकाला। रिया ने हैरानी से देखा, रुद्र, तुम सर्वाइवल कैंप में पतीला लेकर आए हो? रुद्र ने मासूमियत से कहा, हाँ, मम्मी ने कहा था कि अगर जंगल में भूख लगे तो नूडल्स बना लेना। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। रुद्र ने आग पर नूडल्स बनाए। खुशबू पूरे कैंप में फैल गई। दूसरी टीमों के बच्चे जो कड़वे फल खा रहे थे, वे ललचाई नजरों से देख रहे थे। नागेश ने तो पतीले में मुंह डालने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने उसे रोक दिया। खाना खाने के बाद सब सोने चले गए। रुद्र और चिराग एक टेंट में थे। शेरू टेंट के बाहर पहरा दे रहा था। आधी रात का समय था। जंगल एकदम शांत था। तभी शेरू के कान खड़े हो गए। उसने हवा में एक गंध महसूस की। ये गंध जानवरों की नहीं थी। ये गंध बारूद और डार्क एनर्जी की थी। शेरू ने टेंट के अंदर रुद्र को मानसिक संदेश भेजा, मालिक, जाग जाओ, छाया संग आ गया है। वे कैंप को घेर रहे हैं और उनके साथ कुछ और भी है। रुद्र ने अंधेरे में अपनी आंखें खोली। उसकी सुनहरी आंखें चमक उठीं। क्या है शेरू? मालिक, वे अपने साथ एक यंत्र मानव यानी साइबॉर्ग लाए हैं। एक ऐसा हत्यारा जो आधा इंसान है और आधा मशीन, और वो सीधे अदिति राव के टेंट की तरफ जा रहा है। रुद्र ने उबासी ली। ये लोग सोने भी नहीं देते।
अगर अदिति मर गई तो सरकार मुझे परेशान करेगी कि मैंने उसे क्यों नहीं बचाया। रुद्र बिस्तर से उठा। चिराग, सो रहे हो? चिराग गहरी नींद में था और मम्मी पराठे बड़बड़ा रहा था। रुद्र टेंट से बाहर निकला। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। रुद्र ने अपनी काष्ठ तलवार को समन करने का सोचा, फिर रुक गया। नहीं, मशीन को तोड़ने के लिए तलवार नहीं, पेचकस की जरूरत पड़ेगी। रुद्र ने जमीन से एक सूखी टहनी उठाई। उसने उस टहनी में धातु मंत्र डाला, जिससे वो लोहे जैसी सख्त हो गई। रुद्र अंधेरे में अदिति राव के टेंट की तरफ बढ़ा। वहां एक लाल आंख वाला रोबोटिक हत्यारा अपनी लेजर गन तानकर खड़ा था। क्या रुद्र अदिति को बचा पाएगा बिना अपनी पहचान बताए? और क्या ये छाया संघ का असली हमला है या सिर्फ एक चाल? रात के सन्नाटे में जंगल और भी डरावना हो गया था। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। रुद्र एक साधारण सूखी टहनी को धातु में बदलकर दबे पांव अदिति राव के टेंट की तरफ बढ़ रहा था। वहां एक यंत्र मानव अपनी लाल लेजर आंखों से टेंट को स्कैन कर रहा था। अदिति राव कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। जैसे ही उस साइबॉर्ग ने टेंट का पर्दा हटाया, अदिति ने अपनी इलेक्ट्रिक गन से फायर कर दिया। ज़्ज़, बिजली की आवाज। नीले रंग की बिजली उस साइबॉर्ग के सीने पर लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। उसका शरीर इंसुलेटेड था। साइबॉर्ग ने एक मशीनी आवाज में कहा, खतरा स्तर नगण्य, लक्ष्य समाप्त। साइबॉर्ग ने अपना लोहे का हाथ आगे बढ़ाया और अदिति का गला पकड़ने की कोशिश की। अदिति ने पीछे हटकर एक चाकू मारा, लेकिन चाकू उस लोहे की गर्दन पर लगकर टूट गया। अदिति दीवार से जा लगी। वो निहत्ती हो चुकी थी। साइबॉर्ग ने अपनी बाह में लगी ब्लेड निकाली। वो अदिति को खत्म करने ही वाला था। तभी अंधेरे में से एक चीज हवा को चीरती हुई आई। सन्नन। वो एक छोटी सी टहनी थी, लेकिन वो किसी गोली की रफ्तार से आई और सीधे साइबॉर्ग की कलाई के उस बारीक जोड़ में घुस गई जहां से उसका हाथ घूमता था। चिंगारी। साइबॉर्ग का हाथ जाम हो गया। ब्लेड अदिति के गले से बस 1 इंच दूर रुक गई। साइबॉर्ग ने पीछे मुड़कर देखा। त्रुटि, हमलावर अज्ञात। कोहरे के बीच से एक परछाई धीरे धीरे बाहर आई। रुद्र ने अपनी हुडी पहन रखी थी और चेहरे पर रुमाल बांधा हुआ था। वो अपनी पहचान नहीं खुलने देना चाहता था। रुद्र ने बहुत ही दबी हुई और भारी आवाज में कहा, रात को इतना शोर, यहां लोग सो रहे हैं। साइबॉर्ग ने रुद्र को स्कैन किया। स्कैनिंग, पावर लेवल 5, खतरा 0। मशीन हंसने जैसी आवाज निकाली, बीप बीप। तुम मुझे नहीं रोक सकते कीड़े। साइबॉर्ग ने अपना दूसरा हाथ, जो एक तोप में बदल गया था, रुद्र की तरफ किया। वो लेजर बीम छोड़ने वाला था। रुद्र ने उबासी ली। ये मशीनें भी ना हमेशा हार्डवेयर पे घमंड करती हैं, जबकि इनका सॉफ्टवेयर इतना पुराना होता है। रुद्र अपनी जगह से गायब हो गया। इससे पहले कि साइबॉर्ग फायर करता, रुद्र उसके ठीक पीछे खड़ा था। रुद्र ने अपनी उंगली मशीन की गर्दन के पीछे एक बहुत ही छोटे से स्लॉट में डाली। ये मशीन का इमरजेंसी शटडाउन पॉइंट था। रुद्र ने उंगली से हल्का सा झटका दिया। क्लिक। साइबॉर्ग की लाल आंखें भड़भड़ाने लगीं। सिस्टम फेलियर, शट डाउन। मशीन के अंदर की सारी बत्तियां बुझ गईं। वो लोहे का ढेर बनकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अदिति राव, जो अभी भी सदमे में थीं, उन्होंने अपनी टॉर्च उठाई और उस लड़के यानी रुद्र के चेहरे पर रोशनी मारने की कोशिश की। रुको, तुम कौन हो? लेकिन टॉर्च की रोशनी वहां पहुंचती उससे पहले ही रुद्र हवा में खुल गया। वो टेलीपोर्ट होकर वापस अपने टेंट में पहुंच चुका था। रुद्र अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया और रजाई ओढ़ ली। चिराग ने करवट बदली और नींद में बोला, मम्मी 5 मिनट और। रुद्र ने राहत की सांस ली। बाल बाल बचा। अगर अदिति ने मेरा पजामा देख लिया होता तो पहचान लेती। अगली सुबह पूरे कैंप में हंगामा मचा हुआ था। अदिति के टेंट के बाहर उस टूटे हुए साइबॉर्ग का मलबा पड़ा था। सभी छात्रों से घेर कर खड़े थे। विक्रम सबसे आगे खड़ा था। हाँ दोस्तों, कल रात मुझे बाथरूम जाना था, तभी मैंने इस लोहे के राक्षस को देखा। ये मैम को मारने वाला था। मैंने एक बड़ा पत्थर उठाया और इसके सिर पर दे मारा। ढिशुम, और देखो ये मर गया। रिया ने उस मलबे को ध्यान से देखा। उसने देखा कि मशीन की गर्दन में एक सूखी लकड़ी फंसी हुई है, जिसने उसके सर्किट काट दिए थे। रिया ने विक्रम से पूछा, तो तुमने इसे पत्थर से मारा? विक्रम, हाँ बिल्कुल। रिया, तो फिर ये लकड़ी यहाँ क्या कर रही है? और ये मशीन पत्थर से नहीं बल्कि एक सर्जिकल स्ट्राइक से बंद की गई है। विक्रम हड़बड़ा गया। वो मैंने पत्थर के बाद लकड़ी भी मारी थी। मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। रुद्र पीछे खड़ा होकर सेब खा रहा था और मन ही मन हंस रहा था। लगे रहो विक्रम, तुम मेरे सबसे अच्छे ढाल हो। अदिति राव चुपचाप खड़ी थीं। वो जानती थी कि विक्रम झूठ बोल रहा है। उसकी नज़र रुद्र पर थी, जो बड़े मज़े से नाश्ता कर रहा था। लकड़ी, अदिति ने सोचा। कल रात उस लड़के ने टहनी का इस्तेमाल किया था।
क्या रुद्र मेटल मैजिक जानता है? लेकिन उसके रिकॉर्ड में तो सिर्फ स्ट्रेंथ 5 लिखा है। दोपहर में सर्वाइवल टास्क शुरू हुआ। अदिति ने अनाउंस किया, आज तुम्हें जंगल के बीच में स्थित पुराने खंडहर ढूंढने हैं और वहां से झंडा लेकर आना है। रुद्र की टीम यानी रुद्र, रिया, विक्रम, नागेश, चिराग जंगल में आगे बढ़ी। नागेश आज बहुत खुश था। उसने रास्ते में 2 मेंढक और एक गिरगिट खा लिया था चुपके से। स्वामी, जंगल का खाना बहुत फ्रेश है, नागेश ने रुद्र के कान में कहा। चलते चलते वो एक घनी झाड़ी के पास पहुंचे। सामने एक पुरानी गुफा थी। गुफा के बाहर अजीब सी लिपियों में कुछ लिखा था। रिया ने उसे पढ़ा। ये प्राचीन संस्कृत है। यहाँ लिखा है, प्रवेश वर्जित, यहाँ छाया का राजा सोता है। विक्रम हंसा। अरे डराने के लिए लिखा होगा, चलो अंदर, झंडा यहीं होगा। विक्रम गुफा के अंदर घुस गया। रुद्र को एक बुरी वाइब आ रही थी। उसके कंधे पर बैठा शेरू छोटा रूप गुर्राने लगा। मालिक, ये जगह शापित है, यहाँ किसी शक्तिशाली दानव को सील किया गया था। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, अचानक गुफा का दरवाजा एक बड़े पत्थर से बंद हो गया। धड़ाम, अंधेरा छा गया। चिराग चिल्लाया, मम्मी बचाओ, हम फंस गए। विक्रम ने अपना लाइटर चलाया। रोशनी में उन्होंने देखा कि वे एक बड़े हॉल में हैं और हॉल के बीच में एक वेदी बनी है। वेदी के ऊपर एक काली तलवार गड़ी थी और उसके चारों तरफ काले जादू का घेरा था। अचानक अंधेरे में से एक आवाज गूंजी, हजारों सालों बाद ताजा मांस आया है। वेदी के पीछे से लाल रंग की सैकड़ों आंखें खुलीं। ये चमगादड़ों का झुंड नहीं था, ये पिशाच मकड़ियां थीं। हर मकड़ी एक फुटबॉल जितनी बड़ी थी और वे हजारों की तादाद में थीं। विक्रम का लाइटर हाथ से छूट गया। रिया ने अपनी तलवार निकाली। सब एक साथ रहो, अपनी पीठ एक दूसरे से सटा लो। नागेश की जीभ बाहर लपकी। वाह, स्नैक्स! रुद्र ने नागेश का सिर पकड़ लिया। ये स्नैक्स नहीं, मुसीबत है। मकड़ियां तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगीं। रुद्र ने देखा कि रिया और बाकी सब खतरे में हैं। वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि रिया देख रही थी, लेकिन उसे कुछ तो करना था। रुद्र ने धीरे से अपनी जेब से एक सिक्का निकाला। उसने उस सिक्के में थोड़ी सी बिजली भरी। चिराग, टॉर्च जलाओ। चिराग ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी मकड़ियों पर पड़ी, रुद्र ने वो सिक्का गुफा की छत पर लगे एक क्रिस्टल पर दे मारा। सिक्का क्रिस्टल से टकराया। चमक! क्रिस्टल ने टॉर्च की रोशनी को हजारों गुना बढ़ाकर पूरे गुफा में फैला दिया। मकड़ियां जो अंधेरे की जीव थीं, तेज रोशनी से जलने लगीं। ची ची ची, मकड़ियों के चिल्लाने की आवाज। वे पीछे हटने लगीं। रिया ने देखा कि रोशनी अचानक इतनी तेज कैसे हो गई। उसने ऊपर देखा, लेकिन सिक्का वहां से गायब हो चुका था, वापस रुद्र की जेब में। मौका है, भागो! रिया चिल्लाई। लेकिन गुफा का दरवाजा बंद था और गुफा के अंत में वो काली तलवार हिलने लगी। उस तलवार में से धुआं निकला और एक आकृति बनने लगी। ये छाया दानव यानी शैडो डीमन था जो वहां कैद था। दानव ने एक भारी आवाज में कहा, तुमने मेरी मकड़ियों को भगा दिया, अच्छा है, अब मैं तुम्हें खुद खाऊंगा। विक्रम बेहोश होकर गिर पड़ा। चिराग रोने लगा। रिया की तलवार कांप रही थी। अब रुद्र के पास छिपने का कोई रास्ता नहीं था। सामने एक असली दानव था और उसके दोस्त मरने वाले थे। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। उसने नागेश और शेरू की तरफ देखा। प्लान बी, रुद्र ने मन में कहा। नागेश, तुम गुफा में जहरीला कोहरा फैला दो ताकि कुछ दिखाई ना दे, और शेरू, तुम विक्रम की आवाज निकालकर इस दानव को बाली दो। क्या रुद्र का ये अजीब प्लान काम करेगा? क्या वे गुफा से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? और वो छाया दानव कौन है? कहानी उस पुरानी गुफा के अंदर अटकी हुई है जहां हवा में मौत की गंध थी। सामने एक विशालकाय छाया दानव शैडो डीमन खड़ा था जो हजारों सालों की नींद से जागा था और अब बहुत भूखा था। विक्रम पहले ही डर के मारे बेहोश हो चुका था। चिराग एक कोने में दुबक कर हनुमान चालीसा का पाठ गलत सलत कर रहा था। रिया अपनी तलवार ताने खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। ये दानव उनकी ताकत से बहुत परे था। रुद्र ने अंधेरे में अपनी आंखें सिकोड़ी। उसने अपने मानसिक संपर्क टेलीपैथी से नागेश और शेरू को आदेश दिया था। रुद्र ने मन में कहा, नागेश, अभी। नागेश ने एक गहरी सांस ली। उसका पेट एक गुब्बारे की तरह फूल गया और फिर उसने अपना मुंह खोला। उसके मुंह से एक गाढ़ा पीले और हरे रंग का धुआं निकला। ये नागेश का भ्रमकारी कोहरा था, इल्यूजन मिस्ट। पलक झपकते ही पूरी गुफा में इतना घना कोहरा छा गया कि अपना हाथ भी दिखाई देना बंद हो गया। और बदबू ऐसी थी जैसे किसी ने 100 साल पुराने मौजे और सड़े हुए अंडे एक साथ जला दिए हों। रिया ने अपनी नाक बंद कर ली। उफ, ये क्या है? क्या उस दानव ने कोई जहरीली गैस छोड़ी है? अंधेरे और कोहरे की आड़ में रुद्र ने नागेश को कोहनी मारी। थोड़ा कम बदबूदार नहीं बना सकते थे? नागेश ने धीरे से कहा, माफ करना स्वामी, सुबह वो 2 मेंढक खाए थे ना, शायद पचे नहीं।
अब बारी थी शेरू की। दानव कोहरे में यहाँ वहां देख रहा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी गुफा के दूसरे कोने से विक्रम की आवाज आई, लेकिन विक्रम तो बेहोश था। ये आवाज शेरू निकाल रहा था। शेरू एक नकलची दानव भी था। शेरू विक्रम की आवाज में, ओए कोयले की शक्ल वाले, इधर देख, तेरा थोबड़ा तो जले हुए पराठे जैसा लगता है। तू क्या हमें खाएगा? पहले जाके मंजन कर। दानव को गुस्सा आ गया। उसकी लाल आंखें उस आवाज की तरफ घूमी। दानव गरजा, कीड़े, तेरी इतनी हिम्मत! दानव ने अपनी काली तलवार उठाई और उस दिशा में दौड़ा जहां से आवाज आ रही थी। दानव का पूरा ध्यान अब उस नकली विक्रम पर था। रुद्र ने देखा कि रास्ता साफ है। रिया और बाकी लोग कोहरे में कुछ नहीं देख पा रहे थे। रुद्र ने अपनी जेब से हाथ निकाले। जल्दी खत्म करते हैं, रुद्र ने सोचा। बहुत देर हो गई। रुद्र कोहरे के बीच से चलता हुआ सीधे दानव के सामने आ गया। दानव को अचानक महसूस हुआ कि उसके सामने कोई खड़ा है, एक ऐसा इंसान जिससे कोई ऊर्जा महसूस नहीं हो रही, जैसे वो वहां है ही नहीं। दानव रुका। तू कौन है? रुद्र ने अपनी हुडी ठीक की और बहुत ही शांत आवाज में कहा, मैं बस एक टूरिस्ट हूं जिसे तुमने परेशान किया। दानव ने रुद्र पर हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उससे पहले ही रुद्र ने अपना बायां हाथ उठाया और हवा में एक हल्का सा थप्पड़ चलाया। ये कोई आम थप्पड़ नहीं था। रुद्र ने हवा के अणुओं को इतना संकुचित कर दिया था कि वो थप्पड़ एक ठोस दीवार की तरह दानव के गाल पर लगा। चटाक! आवाज इतनी तेज थी जैसे बिजली कड़की हो। दानव का सिर 360 डिग्री घूम गया। उसका पूरा शरीर एक रबर की गेंद की तरह हवा में उड़ा और पीछे जाकर उसी वेदी से टकराया जहां से वो निकला था। धड़ाम! वेदी टूटकर चकनाचूर हो गई। दानव की काली तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। दानव ने आखिरी बार रुद्र की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भूख नहीं, सिर्फ खौफ था। ये इंसान नहीं है, दानव ने बुदबुदाया और काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। वो वापस पताल लोक में भाग गया, ये कसम खाकर कि अब वो कभी ऊपर नहीं आएगा। रुद्र ने हाथ झड़ा। नागेश, कोहरा हटाओ, अब नाटक का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। नागेश ने एक गहरी सांस खींची और सारा कोहरा वापस अपने अंदर खींच लिया, बदबू के साथ। गुफा साफ हो गई। रिया खांस रही थी। क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? तभी कोने में पड़ा विक्रम होश में आया। विक्रम हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? दानव कहाँ है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रुद्र ने तुरंत एक हैरान होने वाला चेहरा बनाया और विक्रम की तरफ इशारा किया। विक्रम भाई, कमाल कर दिया आपने। आप नींद में बड़बड़ा रहे थे और अचानक आपके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली। आपने उस दानव को एक ही मंत्र में भगा दिया। चिराग ने आंखें फाड़ कर देखा। सच में? मुझे तो लगा विक्रम बेहोश था। रुद्र ने चिराग के पैर पर लात मारी। अबे चुप, तुझे नहीं दिखा? विक्रम भाई ने अपनी गुप्त आत्मा का इस्तेमाल किया था, है ना विक्रम भाई? विक्रम पहले तो कंफ्यूज था। उसने टूटी हुई वेदी देखी, गायब दानव को याद किया और फिर रुद्र की बातों को सुना। विक्रम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने अपना कॉलर ठीक किया। हाँ, बिल्कुल, मुझे पता था तुम लोग मुसीबत में हो, इसलिए मैंने अपनी निद्रा अस्त्र टेक्निक का इस्तेमाल किया। मैं बेहोश नहीं था, मैं ध्यान कर रहा था। देखा, भगा दिया ना उसे। रिया विक्रम को शक भरी नजरों से देख रही थी। उसे पता था कि विक्रम झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर उस दानव को किसने मारा? रिया ने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र बड़े ध्यान से गुफा की दीवार पर लगी काई को देख रहा था, जैसे वो दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज हो। खैर, रिया ने कहा, दानव गया, चलो झंडा लेते हैं और निकलते हैं। ये गुफा गिरने वाली है। वेदी के मलबे के नीचे उन्हें एक लाल रंग का झंडा मिला। वे गुफा से बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर आए, गुफा का प्रवेश द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। शाम को कैंप में अदिति राव अपनी कुर्सी पर बैठी इंतजार कर रही थी। रुद्र की टीम सबसे पहले वापस आई। विक्रम ने झंडा अदिति की मेज पर पटका। मैम, मिशन कंप्लीट। और सुनिए, हमने रास्ते में एक एस क्लास छाया दानव को भी हराया। मेरे एक ही बार से वो ढेर हो गया। अदिति ने झंडा उठाया। फिर उसने विक्रम को देखा, जिसके घुटने छिले हुए थे और चेहरे पर धूल थी। फिर उसने रुद्र को देखा, जिसके कपड़े एकदम साफ थे और वो अभी भी एक सेब खा रहा था। अच्छा, अदिति ने व्यंग से कहा, बहुत अच्छे विक्रम, तुम्हारी इस बहादुरी के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अब जाओ, नहा लो। विक्रम सीना चौड़ा करके चला गया। जब रुद्र जाने लगा तो अदिति ने उसे रोका। रुद्र, 1 मिनट रुको। रुद्र रुका। जी मैम। अदिति ने अपनी आवाज़ धीमी की। मैंने उस गुफा के आसपास एनर्जी स्कैन किया था। वहाँ से बहुत भारी मात्रा में डार्क एनर्जी निकली थी और फिर अचानक सब गायब हो गया, जैसे किसी ने उस एनर्जी को डिलीट कर दिया हो। रुद्र ने मासूमियत से कहा, मैम शायद नेटवर्क इशू होगा, जंगल में जियो भी नहीं चलता। अदिति मुस्कुराई। तुम बहुत अच्छे अभिनेता हो रुद्र, लेकिन हर नाटक का एक अंत होता है। परसों फाइनल टेस्ट है, उसमें तुम्हें अकेले लड़ना होगा। देखते हैं तब कौन सा बहाना बनाते हो। रुद्र टेंट में वापस आ गया।
रात गहरी हो चुकी थी। रुद्र ने नागेश और शेरू को अपने पास बुलाया। सुनो, मुझे लग रहा है कि मुसीबत बढ़ने वाली है। अदिति राव को शक हो गया है और मुझे जंगल में एक और गंध आ रही है, किसी ऐसे की जो शाया संघ का बॉस हो सकता है। रुद्र सही था। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक पहाड़ी की चोटी पर एक आदमी खड़ा था। उसने सिर से पैर तक काले कवच पहन रखे थे। उसके पीछे 10 खूंखार हत्यारे खड़े थे। ये शाया संघ का सुप्रीम कमांडर काल भैरव था। काल भैरव के हाथ में एक टूटा हुआ क्रिस्टल था, वही क्रिस्टल जिसे रुद्र ने गुफा में सिक्के से तोड़ा था। काल भैरव ने उस क्रिस्टल को सूंघा। इसमें बिजली की शक्ति है, लेकिन ये बिजली आसमानी नहीं, ये किसी इंसान की बनाई हुई है, बहुत शुद्ध, बहुत शक्तिशाली। काल भैरव ने नीचे कैंप की तरफ देखा। वो लड़का रुद्र, वो सिर्फ एक छात्र नहीं, वो एक खजान है। कल हम कैंप पर हमला करेंगे और इस बार हम उसे बेहोश नहीं करेंगे, हम उसे मजबूर करेंगे कि वो हमारे सामने घुटने टेके। उधर टेंट में रुद्र को अचानक एक जोरदार छींक आई। अच्छी, शेरू ने पूछा, क्या हुआ मालिक, सर्दी लग गई? रुद्र ने नाक रगड़ी। नहीं, लगता है कोई मुझे याद कर रहा है या गाली दे रहा है। खैर चलो सो जाओ, कल का दिन लंबा होने वाला है। क्या काल भैरव के हमले से रुद्र अपने दोस्तों को बचा पाएगा? क्या अदिति राव अंततः रुद्र का राज जान जाएंगी? और नागेश ने अब क्या खाने का प्लान बनाया है? जंगल में सुबह हो चुकी थी। चिड़ियों की चहचहाट के साथ कैंप में हलचल शुरू हो गई थी। रुद्र अपनी टेंट के बाहर बैठा था। उसके सामने एक छोटा सा पोर्टेबल स्टोव जल रहा था और उस पर पानी उबल रहा था। रुद्र बहुत एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन से पानी को देख रहा था। इतनी एकाग्रता तो उसने कभी पढ़ाई में भी नहीं दिखाई थी। बस 2 मिनट और, रुद्र ने मन में कहा। फिर दुनिया का सबसे बेहतरीन नाश्ता तैयार, स्पाइसी गार्लिक नूडल्स। बगल में नागेश यानी नागराज बैठा था। वो एक रंग बिरंगी मकड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। स्वामी, नागेश ने पूछा, क्या मैं इस रंगीन बिस्किट को खा सकता हूं? रुद्र ने बिना देखे कहा, नागेश, वो जहरीली मकड़ी है। अगर खाओगे तो तुम्हारा पेट खराब होगा और फिर तुम पूरे रास्ते बस में बदबू फैलाओगे। छोड़ दो उसे। नागेश ने उदास होकर मकड़ी छोड़ दी। तभी कैंप के बीच में अदिति राव ने सीटी बजाई। सब लोग लाइन में लग जाओ, आज फाइनल टेस्ट है। आज तुम्हें जंगल के पश्चिमी हिस्से में जाना है और वहां छिपे हुए खजाने को ढूंढना है। जो सबसे पहले लाएगा उसे फुल मार्क्स मिलेंगे। सभी छात्र उत्साह से भर गए। विक्रम ने अपनी बाहें चढ़ाई। खजाना तो मैं ही लाऊंगा, देखना रिया, आज मैं तुम्हें इंप्रेस कर दूंगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जंगल के पश्चिमी हिस्से में कोई खजाना नहीं, बल्कि मौत इंतजार कर रही थी। जैसे ही छात्र जंगल के बीच पहुंचे, अचानक मौसम बदल गया। तेज धूप गायब हो गई। आसमान का रंग नीले से गहरा बैंगनी यानी पर्पल हो गया। हवा रुक गई। जंगल में एक डरावना सन्नाटा छा गया। अदिति राव ने अपना कम्युनिकेटर यानी वॉकी टॉकी चेक किया। हेलो बेस, क्या मुझे सुन पा रहे हो? सिर्फ शू शू की आवाज आई। सिग्नल पूरी तरह ठप हो चुके थे। अदिति का चेहरा सख्त हो गया। ये सामान्य मौसम नहीं है, ये एक बैरियर है। किसी ने पूरे जंगल को एक जादुई गुंबद में कैद कर लिया है। तभी जंगल के चारों तरफ से काली छायाएं उठने लगीं। पेड़ों के पीछे से, झाड़ियों के अंदर से सैकड़ों काले कपड़े पहने हत्यारे बाहर निकले। ये छाया संघ की पूरी बटालियन थी और उनके बीच हवा में तैरता हुआ एक आदमी नीचे उतरा। उसने काले रंग का कवच पहना था और उसके हाथ में एक लाल चमकती हुई तलवार थी। उसकी उपस्थिति से ही पेड़ों के पत्ते सूख कर गिरने लगे। ये काल भैरव था। काल भैरव की आवाज पूरे जंगल में गूंजी, जैसे बादल गरज रहे हों। स्वागत है बच्चों, मेरे शिकारगाह में। सभी छात्र डर के मारे चीखने लगे। विक्रम, जो सबसे आगे था, उसने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। ओए, कौन है तो? तुझे पता नहीं मेरे पापा कौन हैं? अगर मैंने एक फोन घुमाया तो? काल भैरव ने अपनी उंगली हिलाई। एक अदृश्य थप्पड़ विक्रम के गाल पर लगा। चटाक। विक्रम 10 फीट दूर जाकर गिरा और एक झाड़ी में फंस गया। उसकी हेकड़ी 1 सेकंड में निकल गई। काल भैरव ने कहा, मैं यहां किसी पापा से मिलने नहीं आया, मुझे वो लड़का चाहिए। रुद्र, बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम यहीं हो। सब लोग इधर उधर देखने लगे। रुद्र? वो रुद्र को क्यों ढूंढ रहा है? क्या रुद्र ने इनके पैसे चुराए हैं? रुद्र उस समय एक पेड़ के पीछे बैठा था। उसके हाथ में नूडल्स का कप था। जैसे ही काल भैरव की आवाज गूंजी, जमीन तेजी से हिली। इस कंपन से रुद्र के हाथ से नूडल्स का कप फिसल गया। छपाक।
गर्मा गर्म नूडल्स जिस पर उसने एक्स्ट्रा मसाला डाला था वो जमीन पर गिरकर मिट्टी में मिल गया। रुद्र ने उस गिरे हुए कप को देखा। उसकी आंखों में गहरा दुख था जो धीरे धीरे गुस्से में बदल गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। मेरा नाश्ता, रुद्र ने धीमी आवाज में कहा। इन्होंने मेरा नाश्ता गिरा दिया। बगल में बैठे शेरू ने रुद्र का मूड भांप लिया। शेरू ने मन में सोचा, हे भगवान, मालिक को गुस्सा आ गया। अब ये काल भैरव तो गया, इसकी तो अस्थियां भी नहीं मिलेंगी। काल भैरव ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, ढूंढो उसे और बाकी सबको खत्म कर दो। सैकड़ों हत्यारे छात्रों की तरफ दौड़े। अदिति राव ने अपनी गन निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। बच्चों, मेरे पीछे आओ, एक घेरा बनाओ। रिया ने अपनी बर्फ की तलवार निकाली और लड़ने लगी, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। वे चींटियों की तरह आ रहे थे। एक हत्यारा रिया के पीछे से आया और उसने वार किया। रिया ने उसे रोका, लेकिन 2 और आ गए। रिया घिर चुकी थी। मैं अब और नहीं लड़ सकती, रिया ने सोचा। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। ठीक उसी पल जंगल के बीच से एक तेज हवा का झोंका आया। नहीं, ये हवा नहीं थी, ये एक तूफान था। रुद्र पेड़ के पीछे से बाहर निकला। उसके हाथ में कोई तलवार नहीं थी। उसके हाथ में वही प्लास्टिक का कांटा था जिससे वो नूडल्स खाने वाला था। रुद्र का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में नूडल्स के अपमान का बदला दिख रहा था। एक हत्यारा रुद्र की तरफ दौड़ा। मरने के लिए तैयार हो जा। रुद्र ने बिना उसकी तरफ देखे बस अपना प्लास्टिक का कांटा हवा में चलाया। सोई वो मामूली प्लास्टिक का कांटा हवा को चीरता हुआ गया और उस हत्यारे की तलवार से टकराया। टिंग! लोहे की तलवार टूट गई और हवा के दबाव ने उस हत्यारे को उड़ाकर पेड़ पर टांग दिया। रुद्र आगे बढ़ा। वो बहुत धीरे चल रहा था। तुम लोगों ने, रुद्र ने कहा, बहुत शोर मचाया है। 5 हत्यारे एक साथ रुद्र पर कूदे। रुद्र ने जमीन पर पैर पटका। धुम! जमीन से एक शॉक वेव निकली। 5 हत्यारे हवा में उछल गए, जैसे पॉपकॉर्न उछलते हैं। रुद्र ने हवा में ही बिना छुए उन्हें एक दूसरे से टकरा दिया। काल भैरव ये सब देख रहा था। उसकी आंखें फैल गईं। ये क्या है? प्लास्टिक के कांटे से तलवार तोड़ दी? काल भैरव ने चिल्लाया, सब हट जाओ, मैं इसे खुद देखूंगा। काल भैरव ने अपनी लाल तलवार रैग्नारॉक स्वॉर्ड उठाई। इस तलवार में हजारों आत्माओं की शक्ति थी। वो हवा में कूदा और पूरी ताकत से रुद्र पर वार किया। ब्लड स्लैश! लाल रंग की एक विशाल ऊर्जा की लहर रुद्र की तरफ बढ़ी। ये हमला पहाड़ को भी 2 टुकड़ों में काट सकता था। अदिति राव चिल्लाई, रुद्र भागो! रिया ने आंखें बंद कर ली, लेकिन रुद्र नहीं भागा। उसने अपना प्लास्टिक का कांटा अपनी जेब में रखा। उसने अपना दायां हाथ आगे किया और सिर्फ अपनी 2 उंगलियों, तर्जनी और मध्यमा से उस विशाल ऊर्जा की तलवार को पकड़ लिया। सन्नाटा! पूरा जंगल थम गया। काल भैरव हवा में लटका हुआ था। उसकी तलवार रुद्र की 2 उंगलियों के बीच फंसी हुई थी। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन तलवार 1 इंच भी नहीं हिल रही थी। रुद्र ने ऊपर देखा। उसकी आंखें सुनहरी चमक रही थी। रुद्र ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें पता है उन नूडल्स को पकने में कितना समय लगा था? पूरे 3 मिनट, और तुमने उसे 2 सेकंड में बर्बाद कर दिया। काल भैरव का पसीना छूट गया। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार मौत का एहसास हुआ। तुम इंसान नहीं हो, तुम कौन हो? रुद्र ने उंगलियों से तलवार पर हल्का सा दबाव डाला। कड़क! वो महान जादुई तलवार जो हजारों सालों से अटूट थी, रुद्र की उंगलियों के बीच कांच की तरह टूट गई। काल भैरव पीछे गिर गया। वो कांप रहा था। असंभव! मेरी तलवार! रुद्र ने कदम आगे बढ़ाया। नागेश! रुद्र ने आवाज दी। नागेश, जो झाड़ी में छिपा पॉपकॉर्न खा रहा था, तुरंत हाजिर हुआ। जी स्वामी! रुद्र ने काल भैरव की तरफ इशारा किया। इसे ले जाओ और इसके साथ लूडो खेलो। जब तक ये 100 बार हार ना जाए, इसे जाने मत देना। नागेश की आंखें चमक आईं। जी स्वामी, मैं इसे सांप सीढ़ी भी खिलाऊंगा। नागेश ने अपना असली रूप दिखाया, विशाल सांप दिखाया और काल भैरव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। काल भैरव, जो अब अपनी तलवार खो चुका था और डर से पागल हो गया था, उसने कोई विरोध नहीं किया। बाकी बचे हुए हत्यारे ये देखकर ही भाग खड़े हुए। भागो, यहाँ का बॉस तो प्लास्टिक के कांटे से लड़ता है। जैसे ही दुश्मन भागे, रुद्र में अपनी उंगली चुटकी बजाई। चुटकी! वो बैंगनी बैरियर गुंबद टूट गया। धूप वापस आ गई। पक्षी चहचहाने लगे। रुद्र ने तुरंत अपनी नॉर्मल एक्टिंग शुरू कर दी। वो जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाँफने लगा। आह, मैं कितना डर गया था। वो आदमी तलवार लेकर आया और उसका पैर फिसल गया और तलवार टूट गई। मैं कितना लकी हूँ।
अदिति राव और रिया, जो अभी भी सदमे में थीं, वे रुद्र के पास आईं। अदिति ने टूटी हुई तलवार के टुकड़े देखे, फिर उसने रुद्र को देखा जो डरने का नाटक कर रहा था। अदिति ने मन में कहा, पैर फिसल गया, तलवार 2 उंगलियों से टूटी है, उंगलियों के निशान साफ दिख रहे हैं। रुद्र, अब तुम नहीं बचोगे। विक्रम भी झाड़ी से बाहर निकला, उसके कपड़े फटे हुए थे। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी मानसिक तरंगों ने उस विलन को कमजोर कर दिया था, इसीलिए रुद्र बच गया। सब मेरी वजह से हुआ। रुद्र ने राहत की सांस ली। शुक्र है विक्रम जिंदा है क्रेडिट लेने के लिए। लेकिन रुद्र को नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी लड़ाई, जिसमें उसने दुनिया की सबसे खतरनाक तलवार तोड़ी थी, सैटेलाइट्स द्वारा रिकॉर्ड हो गई थी। और अब ये फुटेज दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठनों के पास पहुंचने वाली थी। कैंप खत्म हुआ, बसें वापस शहर की तरफ चल पड़ी। रुद्र बस की खिड़की से बाहर देख रहा था। कम से कम घर जाकर नूडल्स तो मिलेंगे, उसने सोचा। जंगल के उस भयानक सर्वाइवल कैंप से वापस आने के बाद रुद्र बस एक ही चीज चाहता था, अपने नरम बिस्तर पर सोना और सपने में नूडल्स खाना। बस ने उसे घर के पास उतारा। रुद्र थका हुआ सा चलते हुए अपने घर रमेश्वर निवास पहुंचा। उसके पीछे शेरू यानी कुत्ता और नागेश, जो अब एक छोटा सा हरा सांप बनकर रुद्र की जेब में सोया था, थे। रुद्र ने गेट खोला और अंदर दाखिल हुआ। माँ, मैं आ गया, रुद्र ने आवाज लगाई। उसे उम्मीद थी कि माँ दौड़कर आएंगी और पूछेंगी कि बेटा, जंगल में शेर ने तो नहीं खाया। लेकिन घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। लिविंग रूम में उसके पिताजी और माँ दोनों सोफे के किनारे पर बहुत ही अदब और डर के साथ बैठे थे, और उनके सामने वाले सोफे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उस आदमी ने केसरिया रंग का कुर्ता और धोती पहनी थी, लेकिन पैरों में नाइकी के जूते थे। उसकी सफेद दाढ़ी बहुत लंबी थी और आंखों पर एक स्टाइलिश धूप का चश्मा था। वो बड़े मजे से समोसे खा रहा था। शेरू जैसे ही अंदर आया, उसने उस बूढ़े आदमी को देखा। शेरू की पूंछ तुरंत उसकी टांगों के बीच घुस गई। मालिक, ये बुढ़ा ये साधारण इंसान नहीं है, इसके शरीर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा निकल रही है। ये मुझसे भी हजारों गुना ज्यादा ताकतवर है। रुद्र ने उस आदमी को देखा। ये कौन है और ये मेरे हिस्से के समोसे क्यों खा रहा है? रुद्र ने सोचा। रुद्र की मां ने इशारा किया, बेटा इधर आओ, पैर छुओ। ये स्वामी चक्रपाणी है, ये तुम्हारे दादाजी के पुराने दोस्त हैं। रुद्र के दादाजी? रुद्र को याद आया, उसके दादाजी ही वो इंसान थे जिन्होंने रुद्र को बचपन में उसकी ताकत कंट्रोल करना सिखाया था। वही थे जिन्होंने रुद्र को वो जादुई ताबीज दिया था। लेकिन दादाजी तो सालों पहले हिमालय चले गए थे। रुद्र आगे बढ़ा और बेमन से पैर छुए। स्वामी चक्रपाणी ने समोसा नीचे रखा और अपना चश्मा थोड़ा नीचे करके रुद्र को देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वे रुद्र की आत्मा के आर पार देख रहे हों। स्वामी जी बोले, काफी बड़ा हो गया है तू, और ताकत भी काफी बढ़ गई है। क्यों रुद्र, ताबीज काम कर रहा है या ढीला पड़ गया? रुद्र के पसीने छूट गए। इन्हें पता है, इन्हें सब पता है। रुद्र ने मासूमियत से कहा, जी बाबा जी, ताकत? कैसी ताकत? मैं तो स्कूल में F क्लास में हूं, मुझे तो ठीक से दौड़ना भी नहीं आता। स्वामी चक्रपाणी जोर से हंसे। अपने दादा की तरह ही ड्रामेबाज है। बेटा तो दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, पर मुझे नहीं। मैंने ही तेरे दादा को वो ताबीज बनाना सिखाया था। रुद्र के माता पिता हैरान थे। उन्हें रुद्र की असली ताकत के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें लगा बाबा जी मजाक कर रहे हैं। पिताजी ने कहा, बाबा जी, रुद्र तो बहुत सीधा है, ये क्या मजाक कर रहा होगा? स्वामी जी ने बात पलट दी। हाँ, मजाक ही कर रहा हूँ। खैर, मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। स्वामी जी ने अपने झोले से एक सुनहरे रंग का लिफाफा निकाला। रुद्र, ये तुम्हारे लिए है। ये दिव्य शक्ति गुरुकुल का आमंत्रण पत्र यानी एडमिशन लेटर है। ये दुनिया का सबसे गुप्त और शक्तिशाली स्कूल है। तुम्हारे दादाजी चाहते थे कि तुम वहां जाके पढ़ाई करो। रुद्र का दिल बैठ गया। क्या? एक और स्कूल? और वो भी जादुई? मतलब वहां रोज लड़ाई, रोज होमवर्क और रोज दुनिया बचाने का ड्रामा? बिल्कुल नहीं। रुद्र ने लिफाफा लिया और कहा, बाबा जी, आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा सपना है कि मैं एक अकाउंटेंट बनूं और शांति से फाइलें चेक करूं। मुझे जादू वादू में कोई दिलचस्पी नहीं है। रुद्र ने वो लिफाफा मेज पर रख दिया। स्वामी चक्रपाणी ने एक समोसा और उठाया। सोच लो बेटा, सुना है उस गुरुकुल की कैंटीन में दुनिया के सबसे बेहतरीन मसाला नूडल्स मिलते हैं, और वो भी अनलिमिटेड। रुद्र के कान खड़े हो गए। अनलिमिटेड नूडल्स?
रुद्र का संकल्प डगमगाने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं रुद्र, ये लालच है, ये फंसाने की चाल है, नूडल्स के चक्कर में आज़ादी नहीं खोनी। नहीं बाबा जी, मैं अपने पुराने स्कूल आदर्श विद्या मंदिर में ही खुश हूँ। मेरे दोस्त वहाँ हैं, मतलब नागेश और चिराग, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। स्वामी जी मुस्कुराए, ठीक है तेरी मर्जी, लेकिन ये लिफाफा रख ले, शायद कभी ज़रूरत पड़े। स्वामी जी खड़े हुए, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे हिमालय पर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना है, वहाँ सिग्नल कम आता है। जैसे ही स्वामी जी दरवाजे की तरफ बढ़े, शेरू गलती से उनके रास्ते में आ गया। शेरू को लगा कि ये बुढ़ा जा रहा है तो क्यों ना थोड़ा भौंक कर अपनी इज्जत बचा लूं। भौं यानी जल्दी जा बुढ़े। स्वामी जी रुके, उन्होंने शेरू को देखा। अरे वाह, 5वें लेवल का मायावी मेंढक कुत्ते के रूप में। रुद्र, तूने तो चिड़िया घर खोल रखा है, और तेरी जेब में वो नागराज है ना? रुद्र की जेब में सिकड़ा नागेश डर के मारे सिकुड़ गया। स्वामी, ये बुढ़ा तो एक्सरे मशीन है। स्वामी जी ने शेरू के सिर पर हाथ फेरा। बेटा ज्यादा मत भौंकना, वरना अगली बार तुझे छिपकली बना दूंगा। शेरू ने तुरंत उनके पैर चाटना शुरू कर दिया। स्वामी जी चले गए। रुद्र ने वो सुनहरा लिफाफा उठाया। वो उसे डस्टबिन में फेंकने ही वाला था कि अचानक लिफाफा हवा में उड़ने लगा और रुद्र के माथे के अंदर घुस गया। जूम! लिफाफा गायब हो गया और रुद्र के दिमाग में एक आवाज गूंजी, रजिस्ट्रेशन सफल, आपका नाम सुपर एलीट क्लास में लिख दिया गया है। आपकी क्लासेस अगले महीने से शुरू होंगी। अगर आप नहीं आए तो हम आपको जबरदस्ती उठा ले जाएंगे। रुद्र चिल्लाया, धोखा, ये चीटिंग है, मैंने साइन भी नहीं किया। रुद्र ने तुरंत समझ लिया कि वो बूढ़ा बाबा बहुत चालाक था। उन्होंने लिफाफा देते वक्त ही उस पर ऑटो एक्सेप्ट का मंत्र लगा दिया था। अब रुद्र के पास 2 विकल्प थे, या तो वो खुशी खुशी जाए, या फिर वो इतना खराब प्रदर्शन करे कि वो लोग उसे खुद ही निकाल दें। रुद्र ने दूसरा रास्ता चुना। ठीक है, रुद्र ने मन में सोचा, अगर मुझे जाना ही पड़ा तो मैं वहां जाकर इतना नालायक बनूंगा कि वो मुझे हाथ जोड़कर वापस भेज देंगे। लेकिन रुद्र की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन स्कूल में आदर्श विद्या मंदिर में एक और सरप्राइज था। प्रिंसिपल ने अनाउंस किया, बच्चों, हमें गर्व है कि हमारे स्कूल के एक छात्र को दिव्य शक्ति गुरुकुल के एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए चुना गया है, और वो छात्र है रुद्र। पूरी क्लास हैरान थी। रुद्र? F क्लास का रुद्र? विक्रम जल भुनकर राख हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैं S क्लास का टॉपर हूं, मुझे जाना चाहिए था। रिया रुद्र के पास आई। रुद्र, मुझे पता है ये सब किस्मत नहीं है, तुम कुछ छुपा रहे हो, और मैं भी उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रही हूं। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगी। रुद्र ने सिर मेज पर पटक दिया। हे भगवान, ये लड़की पीछा नहीं छोड़ेगी। और इसी बीच शहर के अंधेरे कोने में छाया संघ का एक गुप्त अड्डा था। नागेश, जो अब रुद्र का जासूस बन चुका था, वहां भेष बदल कर गया था। नागेश ने वापस आकर रुद्र को खबर दी, स्वामी, एक बुरी खबर है। छाया संघ ने दुनिया के सबसे खतरनाक हत्यारे रसोइये को भाड़े पर लिया है। उसका नाम है जहर सिंह। वो खाने में ऐसा जहर मिलाता है जिसका कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन खाने वाला तुरंत मर जाता है। और उसका अगला निशाना आपका टिफिन बॉक्स है। रुद्र की आंखें, जो अब तक नींद में थीं, अचानक पूरी तरह खुल गईं। मेरे खाने पर हमला? रुद्र की आवाज में भूचाल जैसी गूंज थी। वे मुझे मारना चाहते हैं, ठीक है, वे मेरे स्कूल पर हमला करे, ठीक है, लेकिन अगर किसी ने मेरे खाने को हाथ लगाया तो मैं इस दुनिया का नक्शा बदल दूंगा। अब शुरू होने वाला है द ग्रेट फूड वॉर, यानी खाने का महायुद्ध। क्या रुद्र उस जहर सिंह को पहचान पाएगा, या फिर वो गलती से जहरीला खाना खा लेगा, हालांकि उसे शायद पच भी जाए। रुद्र को जब पता चला कि छाया संघ ने उसके खाने में जहर मिलाने के लिए एक स्पेशल हत्यारा भेजा है, तो उसका खून खौल उठा। आप रुद्र का घर जला सकते हैं, उसे गाली दे सकते हैं, लेकिन उसके खाने को हाथ लगाना, ये अक्षम्य अपराध था। अगली सुबह आदर्श विद्या मंदिर के स्कूल कैंटीन में एक बड़ा बदलाव हुआ। पुराने कैंटीन वाले काका छुट्टी पर चले गए थे, शायद उन्हें जबरदस्ती छुट्टी पर भेजा गया था। उनकी जगह एक नया, बहुत ही स्मार्ट शेफ आया था। उसका नाम था शेफ संजीव, जो असल में हत्यारा जहर सिंह था। शेफ संजीव ने सफ़ेद रंग का एप्रन पहना था और उसके सर पर एक लंबी टोपी थी। वो देखने में किसी 5 स्टार होटल का शेफ लग रहा था। कैंटीन के बाहर लड़कियों की भीड़ लगी थी, क्योंकि शेफ संजीव खाना बनाते हुए बहुत स्टाइल मार रहा था। वो चाकू को हवा में घुमाता और प्याज के टुकड़े हवा में ही काट देता। रुद्र, चिराग और नागेश कैंटीन में दाखिल हुए।
नागेश ने अपनी नाक सिकोड़ी। स्वामी, नागेश ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे यहाँ मौत की गंध आ रही है। ये आदमी मसालों में कुछ अजीब चीज़ मिला रहा है, शायद साइनाइड या कोबरा का जहर। आहा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। रुद्र ने नागेश को कोहनी मारी। चुप रहो, आज मैं से इसकी ही दवा चखाऊंगा। रुद्र काउंटर पर गया। शेफ संजीव, जो जहर सिंह था, उसने रुद्र को पहचान लिया। उसने एक शैतानी मुस्कान दी। आइए आइए रुद्र जी, शेफ ने बहुत ही मीठी आवाज में कहा। मैंने सुना है आपको खाना बहुत पसंद है। आज मैंने खास आपके लिए एक स्पेशल डिश बनाई है, शाही मलाई कोफ्ता। इसे खाकर आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। रुद्र ने शेफ की आंखों में देखा। स्वर्ग? इतना टेस्टी है क्या? शेफ ने एक प्लेट निकाली। उसमें से बहुत ही लजीज खुशबू आ रही थी, लेकिन शेफ ने उसमें एक अदृश्य रंगहीन जहर मिलाया था, जिसका नाम था प्राणघातक, लाइफ एंडर। ये जहर इतना तेज था कि एक बूंद से हाथी भी तुरंत मर जाए। शेफ ने प्लेट रुद्र के सामने रखी। लीजिए, चखिए और बताइए कैसा है। पूरी कैंटीन रुद्र को देख रही थी। विक्रम दूर बैठा जल रहा था। इस रुद्र को हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता है? शेफ ने मुझे तो सिर्फ समोसा दिया। रुद्र ने चम्मच उठाया। जैसे ही उसने चम्मच को कोफ्ता करी में डाला, चम्मच की नोक हल्की सी काली पड़ गई और पिघलने लगी। ये जहर का असर था। रुद्र ने इसे देख लिया, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने अपनी उंगली से चम्मच पर एक सुरक्षा परत चढ़ा दी ताकि वो पूरा ना पिघले। शेफ संजीव मन ही मन हंस रहा था। खा ले बेटा, पहला निवाला अंदर और तेरी आत्मा बाहर। रुद्र ने कोफ्ता और ग्रेवी उठाई और मुंह में डाली। सन्नाटा छा गया। शेफ संजीव दिल थामकर खड़ा था, रुद्र के गिरने का इंतजार कर रहा था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड। रुद्र चबाता रहा, फिर उसने निगल लिया। रुद्र ने आंखें बंद की। शेफ संजीव उत्साहित हो गया। क्या हुआ? कैसा लग रहा है? पेट में दर्द, चक्कर? रुद्र ने आंखें खोली और बहुत ही गंभीर चेहरे से कहा, ग्रेवी थोड़ी पतली है और इलायची ज्यादा डाल दी आपने। मुझे इलायची मुंह में आना पसंद नहीं। शेफ संजीव का मुंह खुला रह गया। क्या? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? वो प्राणघातक जहर था। उसने ये बात मन में सोची। रुद्र ने दूसरा चम्मच खाया, फिर तीसरा। वो मजे ले लेकर पूरा जहरीला खाना खा रहा था। रुद्र का पेट कोई आम पेट नहीं था। उसके अंदर एक ब्लैक होल जैसी शक्ति थी, जो किसी भी जहर को ऊर्जा में बदल देती थी। रुद्र के लिए ये जहर सिर्फ एक मसालेदार चटनी जैसा था। जब रुद्र ने पूरी प्लेट साफ कर दी तो उसने डकार ली। अच्छा था, लेकिन अगली बार नमक थोड़ा देख कर डालना, और हाँ, जहर की जगह अगर गरम मसाला डालते तो स्वाद और निखर कर आता। शेफ संजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसे पता था कि इसमें जहर है और फिर भी ये खा गया। रुद्र खड़ा हुआ। वो शेफ के करीब गया और उसके कान में धीरे से कहा, शेफ साहब, आपकी कुकिंग अच्छी है, लेकिन हत्यारा बनने के लिए अभी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। अगली बार मेरे खाने में कंकड़ भी नहीं मिलना चाहिए, वरना मैं आपको उसी कड़ाही में तल दूंगा। रुद्र वहां से सीटी बजाते हुए निकल गया। नागेश पीछे रह गया। उसने खाली प्लेट को देखा, जिस पर थोड़ी सी ग्रेवी बची थी। नागेश ने शेफ से पूछा, भैया, ये बची हुई ग्रेवी मैं चाट लूं? मुझे जहर, मेरा मतलब इलायची, बहुत पसंद है। शेफ संजीव को इतना गहरा सदमा लगा कि वो वहीं काउंटर के पीछे बेहोश होकर गिर पड़ा। कैंटीन में शोर मच गया। अरे, शेफ को क्या हुआ? शायद अपनी ही कुकिंग की खुशबू से बेहोश हो गए। शाम को रुद्र घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक सुनसान पार्क से गुजरना पड़ा। तभी एक काली गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। अंदर एक बहुत ही अमीर और रसूखदार दिखने वाला आदमी बैठा था। रुद्र शर्मा। रुद्र ने नूडल्स का पैकेट चबाते हुए कहा, जी, अगर आप कोई पॉलिसी बेचने आए हैं तो मुझे नहीं चाहिए। आदमी हंसा। नहीं रुद्र, मैं आर्यमन हूं, दिव्य शक्ति गुरुकुल का प्रिंसिपल। रुद्र का हाथ रुक गया। प्रिंसिपल? यहां, मेरे घर के पास? आर्यमन गाड़ी से बाहर निकले। उनकी आभा बहुत शक्तिशाली थी। आसपास की हवा भी उनके सम्मान में झुक रही थी। स्वामी चक्रपाणी ने मुझे बताया था कि तुम आने से कतरा रहे हो, लेकिन रुद्र, तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। छाया संघ तो बस शुरुआत है। असली दुश्मन असुर लोक से आने वाले हैं, और सिर्फ तुम्हारी शक्तियां ही उन्हें रोक सकती हैं। रुद्र ने सिर हिलाया। सर, मुझे दुनिया बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दुनिया का क्या है, चलती रहेगी। मुझे बस अपनी जिंदगी चलानी है। आर्यमन मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। मुझे पता था तुम यही कहोगे, इसलिए मैंने एक छोटा सा इंतजाम किया है। अगर तुम हमारी एकेडमी ज्वाइन करते हो तो तुम्हें ये गोल्डन नूडल्स कार्ड मिलेगा। इससे तुम पूरी दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट में कभी भी कुछ भी फ्री में खा सकते हो, लाइफ टाइम। रुद्र की आंखें, जो अब तक बोरियत से भरी थीं, अचानक लेजर बीम की तरह चमक उठीं।
पूरी दुनिया फ्री लाइफ टाइम। रुद्र का दिमाग तेजी से कैलकुलेशन करने लगा। महीने का खाना खर्च, साल का खर्च, पूरी जिंदगी का खर्च, ये तो करोड़ों की बचत है। रुद्र ने तुरंत आर्यमन का हाथ पकड़ा और जोर से हिलाया। प्रिंसिपल सर, आप मेरे भगवान हैं, बताइए बैग कब पैक करना है, मैं तो आज ही चलने को तैयार हूं। आर्यमन ने मन में सोचा, स्वामी जी सही कह रहे थे, इस लड़के को खरीदने के लिए पैसे या पावर की नहीं, बस खाने की जरूरत है। कल सुबह तैयार रहना, हम एक नए सफर पर जाएंगे। रुद्र खुशी खुशी घर भागा। माँ, पापा, मैं जा रहा हूं, मैं एक महान खाने वाला, मेरा मतलब महान योद्धा बनने जा रहा हूं। लेकिन रुद्र को नहीं पता था कि दिव्य शक्ति गुरुकुल कोई आम जगह नहीं है। वहां के छात्र साधारण इंसान नहीं थे, वहां देवताओं के वंशज, राक्षसों के राजकुमार और परियों की राजकुमारियां पढ़ती थीं, और उन सबके बीच एक F क्लास का साधारण लड़का रुद्र और उसका हरा कुत्ता शेरू जाने वाले थे। क्या रुद्र वहां के खूंखार छात्रों के बीच टिक पाएगा? क्या नागेश को वहां सांपों वाला हॉस्टल मिलेगा? और रिया, क्या रिया रुद्र का पीछा करते करते वहां भी पहुंच जाएगी? आज एक नई शुरुआत है। आदर्श विद्या मंदिर का वो साधारण छात्र रुद्र अब दिव्य शक्ति गुरुकुल यानी डिवाइन पावर एकेडमी जाने के लिए तैयार था। सुबह के 6 बज रहे थे। रुद्र के घर के बाहर एक साधारण टैक्सी नहीं, बल्कि एक काले रंग की लंबी लिमुजीन खड़ी थी जो हवा में थोड़ी ऊपर तैर रही थी। इसके टायर्स नहीं थे। घर के अंदर विदाई का माहौल था। रुद्र की माँ सविता जी ने रुद्र के बैग में दुनिया भर का सामान भर दिया था। बेटा, ये 50 थेपले हैं, ये आम का अचार है, और ये मेथी के लड्डू। वहाँ का खाना पता नहीं कैसा हो, भूखा मत रहना। रुद्र ने भारी बैग उठाया। माँ, वहाँ अनलिमिटेड फूड का पास है मेरे पास, मुझे अचार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चुप कर, माँ ने डांटा। बाहर का खाना पेट खराब करता है। और सुन, वहाँ किसी से लड़ाई मत करना, अगर कोई मारे तो पिट कर आ जाना, पर जादू मत चलाना। रुद्र ने सिर हिलाया। ठीक है माँ, पिटना मेरा फेवरेट काम है। पिताजी ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा। जा सिमरन मेरा मतलब जा रुद्र, जी ले अपनी जिंदगी। रुद्र, शेरू और नागेश, जो उसकी शर्ट की जेब में पेन बनकर छिपा था, गाड़ी में बैठे। गाड़ी हवा में ऊपर उठी और बादलों को चीरती हुई हिमालय की तरफ उड़ चली। कुछ घंटों के बाद ड्राइवर ने कहा, सर, हम पहुंच गए। रुद्र ने खिड़की से बाहर देखा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बादलों के ऊपर एक विशालकाय द्वीप हवा में तैर रहा था। उस द्वीप पर सोले और सफ़ेद पत्थर से बने बड़े बड़े महल थे। वहाँ झरने ज़मीन की तरफ नहीं, बल्कि हवा में ऊपर की तरफ बह रहे थे। आसमान में रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे थे जो आग और बिजली छोड़ रहे थे। ये था दिव्य शक्ति गुरुकुल। गाड़ी मुख्य द्वार पर उतरी। द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ सिर्फ शक्ति की पूजा होती है। सैकड़ों नए छात्र वहाँ जमा थे। कोई अमेरिका से था, कोई जापान से, कोई रशिया से। कुछ छात्र तो इंसान भी नहीं लग रहे थे। किसी के सिर पर सींग थे तो किसी की त्वचा नीली थी। रुद्र ने शेरू को कसकर पकड़ा। शेरू, किसी को काटना मत, यहाँ के कुत्ते भी आग उगलते होंगे। शेरू ने मन में कहा, मालिक, वहाँ देखो, वो 3 सिर वाला कुत्ता, क्या मैं उससे दोस्ती कर लूँ? रुद्र ने भीड़ में अपनी जगह बनाई। उसे बस अपने हॉस्टल के कमरे की चाबी चाहिए थी ताकि वो सो सके। लेकिन हर कॉलेज की तरह यहाँ भी एक परंपरा थी, रैगिंग। मुख्य द्वार को कुछ सीनियर छात्रों ने घेर रखा था। उनका लीडर एक 6.5 फीट लंबा लड़का था। उसने लाल रंग की जैकेट पहनी थी और उसके हाथों में आग की लपटें खेल रही थीं। उसका नाम था जोरावर। वो अग्निकुल का राजकुमार था। जोरावर ने रास्ता रोका। ओए फ्रेशर्स, रुको, अंदर जाने का टैक्स लगता है। जो अपनी शक्ति दिखाकर मुझे खुश करेगा वही अंदर जाएगा, वरना यहीं मुर्गा बनो। छात्र डर गए। एक लड़के ने हिम्मत करके अपनी तलवार निकाली। जोरावर ने सिर्फ एक फूंक मारी और वो लड़का उड़कर दूर जा गिरा। कमजोर। जोरावर हंसा। अब रुद्र की बारी थी। रुद्र ने सिर झुका लिया और साइड से निकलने की कोशिश की। जोरावर ने रुद्र का कॉलर पकड़ लिया। ओए, कहाँ जा रहा है? तू तो बड़ा साधारण लग रहा है, कोई शक्ति है या सिफारिश से आया है? रुद्र ने अपनी औसत एक्टिंग शुरू की। वो कांपने लगा। जी सर, मैं तो रसोइया हूँ, मुझे खाना बनाने के लिए बुलाया है। जोरावर ने रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा। रसोइया? यहाँ योद्धाओं के स्कूल में रसोइये का क्या काम? चल मुर्गा बन जा। रुद्र ने मन में सोचा, यार ये मुर्गा बनना क्या होता है? क्या मुझे अंडा देना पड़ेगा? रुद्र झुकने ही वाला था ताकि झगड़ा ना हो कि तभी आसमान से एक तेज आवाज आई। जूम।
एक उड़ती हुई बाइक तेजी से नीचे आई और सीधे जोरावर के सामने लैंड की। धूल का गुबार उठा। बाइक पर एक लड़की बैठी थी। उसने ब्लैक लेदर जैकेट और सनग्लासेस पहने थे। लड़की ने बाइक से उतरते ही जोरावर को एक लात मारी। धड़ाम। जोरावर, जो आग का राजकुमार था, वो लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। लड़की ने अपना हेलमेट उतारा और बालों को झटका। ये रिया थी, लेकिन ये पुरानी वाली रिया नहीं थी। उसकी आभा बदल चुकी थी। उसके हाथ में नीलमणि तलवार और भी ज्यादा चमक रही थी। रिया ने रुद्र का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया। उठो रुद्र, तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, रिया ने गुस्से से कहा। जोरावर गुस्से में लाल होकर उठा। तूने जोरावर को लात मारी? तू जानती नहीं मैं कौन हूं? रिया ने अपनी तलवार निकाली। जानना भी नहीं है। अगर तुमने मेरे दोस्त को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी आग को बुझा दूंगी। जोरावर हमला करने ही वाला था कि तभी आसमान से एक घंटी बजी। डिंग डोंग। आसमान से प्रिंसिपल आर्यमन की आवाज गूंजी। रैगिंग बंद करो। सभी नए छात्र तुरंत ओरिएंटेशन हॉल में रिपोर्ट करें। और जोरावर, अगर तुमने फिर दंगा किया तो तुम्हें 1 महीने के लिए बर्फ की गुफा में डाल दिया जाएगा। जोरावर ठिठक गया। बर्फ की गुफा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने रुद्र और रिया को घूर कर देखा। बच गए तुम लोग, लेकिन याद रखना, ये स्कूल बहुत बड़ा है, कभी ना कभी तो अकेले मिलोगे। जोरावर वहां से चला गया। रिया ने रुद्र की तरफ देखा। तुम फिर से वही कर रहे थे, खुद को कमजोर दिखाना। रुद्र, यहाँ ये नहीं चलेगा। यहाँ कमजोरों को कुचल दिया जाता है। रुद्र ने अपना बैग उठाया। रिया, मुझे कुचले जाने से दिक्कत नहीं है, बस मेरा लंच बॉक्स नहीं पिचकना चाहिए। चलो, मुझे भूख लगी है। रुद्र, रिया और शेरू ओरिएंटेशन हॉल की तरफ बढ़े। हॉल के अंदर हजारों छात्र बैठे थे। स्टेज पर प्रिंसिपल आर्यमन खड़े थे। आर्यमन ने भाषण शुरू किया। स्वागत है। यहाँ हम आपको सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि जीना सिखाएंगे। लेकिन याद रहे, यहाँ सब कुछ पॉइंट्स पर चलता है। खाना, रहना, हथियार, सबके लिए पॉइंट्स चाहिए। और पॉइंट्स कमाने के लिए तुम्हें मिशन पूरे करने होंगे। रुद्र ने हाथ उठाया। आर्यमन ने उसे देखा। हाँ रुद्र। रुद्र ने माइक के बिना ही जोर से पूछा। सर, वो गोल्डन कार्ड का क्या हुआ? फ्री खाना। पूरा हॉल हंसने लगा। आर्यमन मुस्कुराए। चिंता मत करो रुद्र, तुम्हारा कार्ड मान्य है। लेकिन हाँ, हॉस्टल का रूम फ्री नहीं है। तुम्हारे पास अभी 0 पॉइंट्स हैं, इसलिए तुम्हें रूम नंबर 404 दिया जाता है। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब छात्र एक दूसरे को देखने लगे। रूम 404? वो तो शापित है। वहां जो भी जाता है वो पागल होकर वापस आता है। सुना है वहां रात को रोती हुई आत्मा की आवाज आती है। रुद्र ने सोचा, शापित मतलब वहां कोई और छात्र नहीं होगा, मतलब शांति। परफेक्ट। रुद्र ने चाबी ली और अपने रूम की तरफ चल दिया। हॉस्टल शहर के किनारे पर एक पुराने और डरावने टावर में था। रूम नंबर 404 का दरवाज़ा लकड़ी का था और उस पर मकड़ी के जाले लगे थे। रुद्र ने दरवाज़ा खोला। चर्र। अंदर धूल थी, अंधेरा था और एक टूटी हुई खाट थी। लेकिन कोने में एक लाल आंखों वाली परछाई बैठी थी। वो परछाई धीरे धीरे रुद्र की तरफ मुड़ी। परछाई ने एक डरावनी आवाज़ में कहा, भाग जाओ, यहाँ मौत रहती है। रुद्र ने शेरू की तरफ देखा। शेरू, मेहमान आया है, चाय बिस्किट का पूछो। रुद्र ने अपना बैग उस परछाई के ऊपर रख दिया, जैसे वो कोई टेबल हो। सुनो भाई भूत, मैं बहुत थक कर आया हूँ। अगर डराना है तो सुबह 10 बजे के बाद आना, अभी मुझे सोना है। परछाई हैरान रह गई। क्या तुम्हें डर नहीं लगा? मैं यहाँ का सबसे खूंखार भूत हूँ। मैंने पिछले छात्र को डराकर भगा दिया था। रुद्र ने अपनी जेब से नागेश को निकाला। नागेश ने अपना असली रूप लिया, बड़ा सांप, और उस भूत के सामने फुफकारा, ऐ पारदर्शी आदमी, अगर तूने मेरे स्वामी की नींद खराब की तो मैं तेरी आत्मा का सूप बनाकर पी जाऊंगा। भूत कांपने लगा। सांप? बोलने वाला सांप? भूत तुरंत छोटा होकर एक कोने में दुबक गया। माफ करना भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं तो यहाँ सफाई करता हूँ। मेरा नाम बंटी है। हाँ, भूतों के नाम भी बंटी हो सकते हैं। रुद्र बिस्तर पर लेट गया। ठीक है बंटी, कल सुबह 7 बजे उठा देना, और हाँ, कमरे में पोंछा लगा देना। रुद्र की आंख लग गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि जोरावर ने अपना बदला लेने का प्लान बना लिया था। जोरावर ने अपने साथियों से कहा, आज रात हम रूम नंबर 404 में आग के बिच्छू छोड़ेंगे, देखते हैं वो रसोइया कैसे बचता है। और दूसरी तरफ रिया को गर्ल्स हॉस्टल में एक नई रूममेट मिली थी, एक ऐसी लड़की जो भविष्य देख सकती थी। उस लड़की ने रिया को देखते ही कहा, तुम्हारे साथ जो लड़का आया है रुद्र, वो इस स्कूल को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को या तो बचाएगा या नष्ट कर देगा। क्या रुद्र आग के बिच्छुओं से बच पाएगा? क्या बंटी भूत रुद्र का वफादार नौकर बनेगा? और रिया की रूममेट की भविष्यवाणी का क्या मतलब है?
रात के 2 बज रहे थे। दिव्य शक्ति गुरुकुल का हॉस्टल शांत था, लेकिन रूम 404 के बाहर अंधेरे गलियारे में कुछ हलचल हो रही थी। जोरावर, अग्निकुल का राजकुमार और उसके 2 चमचे दबे पांव रुद्र के कमरे के बाहर खड़े थे। जोरावर के हाथ में एक कांच का जार था। उस जार के अंदर लाल रंग के चमकते हुए बिच्छू थे। ये साधारण बिच्छू नहीं थे, ये अग्निदंश यानी फायर स्टिंग बिच्छू थे। इनका डंक लगते ही इंसान को ऐसा लगता है जैसे उसे उबलते तेल में डाल दिया गया हो। जोरावर ने धीरे से कहा, आज रात उस रसोइये को पता चलेगा कि अग्निकुल से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। ये बिच्छू उसे काटेंगे नहीं, बस इतना जलाएंगे कि वो भाग खड़ा होगा। जोरावर ने दरवाजे के नीचे की दरार से उन बिच्छुओं को कमरे के अंदर छोड़ दिया। 50 जलते हुए बिच्छू तेजी से रुद्र के बिस्तर की तरफ दौड़े। कमरे के अंदर रुद्र गहरी नींद में था और खर्राटे ले रहा था। भूत बंटी छत से उल्टा लटका हुआ सो रहा था। शेरू और नागेश नीचे गलीचे पे सो रहे थे। जैसे ही बिच्छू अंदर आए, कमरे का तापमान बढ़ने लगा। नागेश की नींद खुल गई, उसे गर्मी लग रही थी। नागेश ने अपनी एक आंख खोली। उसने देखा कि फर्श पर लाल लाल चमकते हुए कीड़े दौड़ रहे हैं। नागेश की जीभ लपकी। अरे वाह, स्वामी ने रात के लिए तंदूरी प्रॉन्स मंगवाए हैं, गर्मा गर्म स्नैक्स। नागेश ने शेरू को जगाया। ओए कुत्ते, उठ, दावत है। शेर ने देखा और डर गया। अबे पागल, ये बिच्छू हैं, ये हमें जला देंगे। बिच्छू अब बिस्तर पर चढ़ने लगे थे। एक बिच्छू रुद्र के हाथ के पास पहुंच गया। रुद्र को नींद में गर्मी महसूस हुई। उसे सपना आ रहा था कि वो रेगिस्तान में नंगे पैर चल रहा है। रुद्र ने नींद में ही बड़बड़ाया, माँ बहुत गर्मी है, एसी चला दो ना। रुद्र ने करवट बदली और अनजाने में अपनी शीतल ऊर्जा का एक हल्का सा झोंका छोड़ दिया। उसने बस एक उंगली हिलाई। सनन। अगले ही पल कमरे का तापमान 40 डिग्री से सीधा -50 डिग्री हो गया। पूरा कमरा फ्रीजर बन गया। वे जलते हुए आग के बिच्छू पलक झपकते ही बर्फ के बिच्छू बन गए। उनकी आग बुझ गई और वे जम गए। भूत बंटी जो छत पर था, वह भी जमकर एक बर्फ की सिल्ली बनकर नीचे गिरा। धड़ाम। शेरू और नागेश जो रुद्र के पास थे, वे रुद्र की रजाई के अंदर घुस गए थे, इसलिए बच गए। बाहर खड़ा जोरावर को इंतजार था कि रुद्र चीखेगा, लेकिन अचानक दरवाजे के नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। यह हवा इतनी ठंडी थी कि जोरावर की भौएं जम गईं। अरे ये क्या है, इतनी ठंड? जोरावर कांपने लगा। आजी! अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जोरावर डर गया। क्या हुआ? क्या वो मर गया? भागो! जोरावर और उसके साथ ही वहां से रफू चक्कर हो गए। अगली सुबह रुद्र उठा। उसने देखा कि पूरा कमरा सफेद हो रखा है और जमीन पर 50 जमे हुए बिच्छू पड़े हैं। रुद्र ने एक बिच्छू उठाया। अरे ये लाल वाले कीड़े जम क्यों गए? क्या मैंने रात को एसी ज्यादा तेज कर दिया था? नागेश ने एक जमा हुआ बिच्छू उठाया और मुंह में डाल लिया। कड़कड़। मस्त है स्वामी, एकदम आइसक्रीम क्रंच जैसा स्वाद है। रुद्र ने कहा। बंटी सफाई कर देना। बंटी जो अभी अभी पिघला था, कांपते हुए बोला, जी जी मालिक, आप तो यमराज के भी बाप हो। सीन 2, परीक्षा भवन। रुद्र तैयार होकर क्लास में पहुंचा। आज लिखित परीक्षा थी। हॉल में सन्नाटा था। इन्विजिलेटर एक बूढ़े आचार्य थे, जिनका नाम था आचार्य क्रूर। वे सच में बहुत क्रूर दिख रहे थे। रुद्र ने सोचा, मुझे इस एग्जाम में बस पास होना है, न टॉप करना है न फेल होना है। 100 में से 60 नंबर लाने हैं, बस एवरेज। पेपर रुद्र के सामने आया। सवाल बहुत अजीब थे। प्रश्न 1, अगर एक 5वें लेवल का ड्रैगन आप पर हमला करे तो आप क्या करेंगे? क, तलवार से मारेंगे। ख, भाग जाएंगे। ग, मदद मांगेंगे। घ, जादू करेंगे। रुद्र ने सोचा, अगर मैं सच लिखूं तो मैं उसे एक थप्पड़ मारूंगा और उसका कबाब बना दूंगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। रुद्र ने ख, भाग जाएंगे पर टिक किया। एक आम इंसान यही करेगा। प्रश्न 2, सबसे शक्तिशाली जादुई तत्व कौन सा है? रुद्र ने लिखा, प्यार और नूडल्स मसाला। प्रश्न 3, एक तलवार की धार को कैसे तेज किया जाता है? रुद्र ने लिखा, दुकानदार को 50 रुपए देकर। रुद्र ने जानबूझकर सारे जवाब ऐसे लिखे जो तकनीकी रूप से गलत थे लेकिन व्यवहारिक थे। चलो 60 नंबर तो आ ही जाएंगे, रुद्र ने सोचा और पेपर जमा कर दिया। रिया जो रुद्र के आगे बैठी थी, उसने अपना पेपर बहुत गंभीरता से लिखा था।
विक्रम पीछे बैठा था और चिराग के पेपर से नकल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चिराग ने खुद कुछ नहीं लिखा था। दोपहर में रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर लगा। भीड़ जमा थी। सबसे ऊपर नाम था रिया, 99 आउट ऑफ 100। सब लोग तालियां बजाने लगे। वाह, जीनियस। रुद्र भीड़ के पीछे खड़ा होकर अपना नाम लिस्ट में ढूंढ रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसका नाम बीच में कहीं होगा, लेकिन उसका नाम लिस्ट में नहीं था। क्या मैं फेल हो गया? रुद्र ने सोचा। तभी आचार्य क्रूर वहां आए। उनके हाथ में एक पेपर था। रुद्र कौन है? उन्होंने गरजते हुए पूछा। जी सर, मैं हूं। रुद्र धीरे से आगे आया। आचार्य क्रूर ने रुद्र का पेपर उसके मुंह पर मारा। 0। पूरे इतिहास में पहली बार किसी को 0 मिला है। रुद्र खुश हो गया। वाह, 0 मतलब मुझे कोई भी जीनियस नहीं समझेगा। मिशन सक्सेसफुल। लेकिन आचार्य क्रूर ने आगे कहा, तुमने लिखा है कि ड्रैगन से बचने के लिए तुम उसे नूडल्स ऑफर करोगे। क्या ये मजाक है? लेकिन आचार्य रुके। लेकिन प्रिंसिपल सर ने तुम्हारे जवाब पढ़े और उन्होंने कहा कि ये जवाब दार्शनिक है। उन्होंने तुम्हें 0 नहीं बल्कि स्पेशल ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया है। तुम अब S क्लास की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जा सकते हो। रुद्र का जबड़ा जमीन पर गिर गया। क्या ग्रेस मार्क्स? प्रिंसिपल सर मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? भीड़ कानाफूसी करने लगी। अरे, इसे प्रिंसिपल सर पसंद करते हैं, जरूर कोई सिफारिश होगी। विक्रम हंसा। देखा, ये सिफारिशी टट्टू है। प्रैक्टिकल एग्जाम में इसे मैं देख लूंगा। तभी माइक पर अनाउंसमेंट हुई। सभी S क्लास छात्र बैटल अरीना में पहुंचे। आज आपकी फाइट एक असली राक्षस से होगी और आपकी टीम का चुनाव लकी ड्रॉ से होगा। रुद्र ने मन में प्रार्थना की, हे भगवान, प्लीज मुझे रिया के साथ मत डालना, वे बहुत सवाल पूछती है। लकी ड्रॉ का रिजल्ट स्क्रीन पर आया। टीम 1, रिया, जोरावर, वही आग वाला गुंडा रुद्र। रुद्र ने अपना सिर दीवार पर मार लिया। दुनिया के 2 सबसे बड़े सरदर्द और मैं, ये टीम है या सुसाइड स्क्वाड? जोरावर ने रुद्र को देखा और गला काटने का इशारा किया। एरिना में कोई टीचर नहीं होगा, वहां तेरा एक्सीडेंट होना पक्का है। रिया ने रुद्र को देखा। रुद्र, मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें बचा लूंगी। रुद्र ने शेरू की तरफ देखा। शेरू, एम्बुलेंस का नंबर याद कर ले, आज इसकी जरूरत पड़ने वाली है। एरिना का गेट खुला। सामने एक विशालकाय पिंजरा था और उस पिंजरे के अंदर से 2 लाल चमकती हुई आंखें उन्हें घूर रही थीं। ये कोई साधारण राक्षस नहीं था, ये एक आत्मा भक्षक भेड़िया था, सोल ईटर वुल्फ। क्या रुद्र जोरावर और राक्षस दोनों से एक साथ निपट पाएगा? और क्या रिया रुद्र की एवरेज एक्टिंग के पार देख पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए अमर राजा की साधारण जिंदगी का अगला एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए एस वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त कहानी के साथ।